अनकही असद अली तूर के साथ। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने पॉडकास्ट के सिलसिले अनकही विद असद अली तूर में। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वाकई ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ आज ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले हादी अली चिट्ठा मौजूद हैं। हादी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हादी का जो आज का इंटरव्यू है वो मैं ज़रा इनका एक प्रोफाइल इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। आप हादी को हादी के काम की वजह से जानते हैं, जो हादी इंसानी हकूक़ के लिए करते हैं, चाहे वो ब्लास्फेमी गैंग के विक्टिम्स हों, चाहे गरीब रेडी बान हों, चाहे लापता अफराद हों, और भी बहुत सी चीज़ों में हादी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मैं हादी का आज चाहूँगा कि हम ज़रा हादी की पर्सनैलिटी समझें, फिर हादी से ये समझें कि इन्होंने ईमान से शादी का ये जो जिसे कहते हैं ना जुर्रत कैसे की, ठीक है। तो जिस पर हम इनको बहुत टीज़ करते हैं, तो आज ज़रा ऑनर भी ज़रा इस पर पूछेंगे। और इसके अलावा हादी के अपने प्रिंसिपल्स क्या हैं, अप्रोच क्या है, हादी की पर्सनल लाइफ क्या है, तो इस सब का आपको हादी से सुनवाएंगे अनकही में। ज़रा हादी की अनकही आज आपके सामने लेके आते हैं। हादी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, मुझे ये वैसे बताएं कि चलें आपके स्टार्ट लेते हैं। आप मुल्तान में, ठीक है, आपकी फैमिली सब कैसे इस लॉ के प्रोफेशन में कहाँ से स्टार्ट लिया आपने? और कैसे, लाइक, एक इंसान को होता है ना कि वो शुरू के भी एक जी। आपकी अपब्रिंग बहुत मैटर करती है, वो क्या थी? असद मुल्तान में ब्रॉटअप हुई, वहीं पे सारा टाइम गुजरा और मैं मुल्तान के थोड़ा सा आउटस्कर्ट में एक दही इलाका है, तो मैं वहीं दही इलाके में ही मेरी जो है ना परवरिश हुई। और वहाँ से बस रूटीन यही थी कि वहाँ से स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे। लेकिन क्योंकि मैं गांव में था, तो गांव में बहुत ज़्यादा परे पंचायत होती थी। गांव में ज़रा एक डिफरेंट किस्म का इंटरेक्शन है आपका इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी, और फिर लोकल मसाइल में भी, थाने कचहरी में, परे पंचायत में, उन सब चीज़ों में। वो कल्चर तो डिफरेंट है वो वहाँ एक का। डिफरेंट कल्चर है, जो है ना अर्बन एरिया से बहुत मुख्तलिफ है। हम्म। और वो मेरे लिए तो ये था कि मेरे लिए दोनों थे, क्योंकि मैं जब घर आता था तो मैं गांव में होता था, और जब मैं स्कूल जाता था तो मैं बीकन हाउस के ओ लेवल्स या ए लेवल्स में था। वहाँ एक डिफरेंट लॉट थी जिसके साथ आप उठते बैठते थे, और जब आप गांव आते तो एक डिफरेंट लॉट थी। तो वो बड़ी डिस्पैरिटी फील होती थी। फिर काफ़ी यंग एज से, क्योंकि हमारे अपने भी ज़मीनों के मामलात थे, कुछ दुश्मनी थी, चीज़ें थी, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी का और थाने का बहुत थाना कल्चर देखा। तो वो देख के महसूस हुआ कि कुछ ऐसा करना है जिससे आप तब्दीली ला सकें, कोई ऐसी तब्दीली माशरती लेवल के ऊपर, उन लोगों के लिए जिनके लिए कोई नहीं बोलता, उस तबके के लिए जिसको जब वो थाने में जाता है तो उसको थानेदार कुर्सी नहीं देता, वो कहता ज़मीन में बैठ जाओ। और उसी के सामने जब एक पराडो में जो है वो कलफ लगा के, शलवार कमीज़ में, हाथ में फ़ोन पकड़ के, घड़ी पहन के आता है शख्स, तो एसएचओ साहब खड़े होकर सलूट ही मारते हैं और कहते हैं जो काम है सही गलत मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे इलाके के एमएनए का या वडेरे का फ़ोन आ गया। तो वो चीज़ बहुत देखी थी, तो शौक था कुछ करने का, तब्दीली करने का। उसी ने माइंड तो चेंज करना शुरू कर दिया वहीं से। उसी ने बिल्कुल माइंड चेंज करना शुरू किया। पहले सोचा कि पुलिस में जाना है, उससे पहले सोचा कि आर्मी में जाना है, क्योंकि मेरे वालिद साहब फ़ौज से रिटायर्ड थे। तो फिर वो जब मैं ए लेवल्स में आया, और मैं तो मेडिकल रखी हुई थी, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी ए लेवल्स में। लेकिन पहले साल के बाद A1 के बाद एहसास हुआ कि नहीं, ये ना मेडिकल से होगा, ना फ़ौज, ना पुलिस से। शायद वकालत ऐसा पेशा है कि आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करके, कोई आइन व कानून की तशरीह करके, आप अदालत से कोई रिलीफ ले सकें किसी के लिए। और एक्सेस टू जस्टिस का बहुत इशू नज़र आया वहाँ पे। को पता है सदरन पंजाब की उस बेल्ट के अंदर, जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा एहसास महरूमी है। लोगों के पास बहुत बेसिक चीज़ों के पैसे या हकूक़ नहीं है उन चीज़ों के लिए। तो फिर पहले साल के बाद सोचा कि नहीं, लॉ ही करना है, और LLB करना है, और वकालत ही करनी है पाकिस्तान में, और बुनियादी हकूक़ ही करनी है। तो वो उसमें मेरे ख़्याल से ज़्यादा क्रेडिट मेरे लॉ बाहर से करने का जो क्रेडिट है वो घर वालों को और बड़े भाई को, हारिस को जाता है, जिन्होंने ज़िद की कि नहीं, अगर इसने लॉ करना है तो ये हम इसको बाहर ही भेजेंगे, इंग्लैंड से करके, क्योंकि उस वक्त बाहर पढ़ रहे थे इंग्लैंड में। उन्होंने कहा इंग्लैंड से LLB कराना है। थोड़ा सा मैं लड़ाका भी था उस ज़माने में, बहुत गाँव में लड़ाइयाँ होती थी और ज़मीनों पे और कब्ज़ों की और चीज़ों की, तो उन्होंने कहा ये यहाँ पे बहुत ये कुछ और ही उधम कर देगा। उधम मचाएगा, उधम मचा देगा ये, तो इसलिए आप इसको जो है बाहर भेजें, ताकि ये इन आला चीज़ों तालीम से के लिए बाहर भेज दिया। उन चीज़ों से निकल आए, आला तालीम ले। तो फिर मैं न्यूकासल गया, वहाँ से LLB ऑनर्स किया। 3 साल का LLB ऑनर्स था, 1 साल की प्लेसमेंट थी वहाँ पे क्राउन कोर्ट में न्यूकासल में ही, वो की। तो फिर उसके बाद वो फिर मैंने ज़िद की कि मैंने वापस आना है, और मैंने मैडम आसमा जहांगीर हयात थी, उनके चैम्बर को ज्वाइन करना है, काम करना है। तो उस पर घर वालों ने बहुत रेजिस्टेंस की कि मत आओ, ये मुल्क है और नहीं ऊपर ऐसा। से आसमा जहांगीर। और हाँ, मत आओ। तो वालिद साहब भी आपको पता है फ़ौज से रिटायर्ड थे,
तो 62nd लॉन्ग कोर्स था, बाजवा साहब के कोर्समेट थे। ओके। तो वो भी, उनके कोर्समेट्स और सारे भी कहते थे कि नहीं ये तो बड़ी गलत कंपनी है, हाँ, अगर मैडम आसमा आसमा जहांगीर जहांगीर उनकी शागिर्दगी इख्तियार करनी है तो बड़ी गलत है, बच्चा खराब हो जाएगा। तो ख़राब हो जाएगा, गलत कंपनी में उठे बैठेगा। लेकिन मैंने ज़िद की, मैं लाडला हूँ, मनवा लेता हूँ, तो मैंने मनवा लिया, वापस घर में आया। सबसे छोटे हैं? मैं मिडिल चाइल्ड हूँ जी। अच्छा, मिडिल चाइल्ड एक मेरे से छोटा है हमज़ा और एक बड़ा है हारिस। ओके। तो मैं आ गया वापस और मैडम आसमा को ज्वाइन किया AGHS में, उनके साथ काम किया तकरीबन 6 माह। और मेरे वहाँ होते ही फरवरी 18 में उनकी वफ़ात हुई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और बहुत ज़िंदगी के असूलों के मामले में उनसे, अपनी वालदा से बहुत चीज़ें सीखी अपनी वालदा से बहुत चीज़ें जी। सीखी। वो बचपन से कहती थी कि सबसे अफजल जहाद है कि जाबिर हुक्मरान के सामने आपने कलमा हक कहना है। और ये उन्होंने ही घुट्टी में डाली चीज़ कि ईमान का तकाजा ये है कि आपने अगर जुल्म देखना है तो उसको अपने हाथ से पकड़ के रोक देना है। अगर हाथ से रोकने की इस्तात नहीं रखते तो फिर आपने ज़ुबान से बुरा कहना है, और ज़ुबान से बुरा कहने की भी इस्तात नहीं रखते तो फिर दिल में बुरा जानना है, मगर ये सबसे कमज़ोर दर्जा है। तो बस उसी पे कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई, किसी ना किसी दर्जे पे आकर करते रहें कुछ। करते नहीं। अच्छा, आपने आंटी का रेफरेंस दिया, उन्होंने आपको ईमान का बताया। तो फिर आपका इस्लामाबाद का सफ़र कैसे हुआ? लाहौर में आप तो AGHS में कर रहे थे। जी, इस्लामाबाद का सफ़र भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं मुल्तान में बेस्ड था, टीचिंग कर रहा था, बीकन हाउस में A लेवल्स लॉ की, UCL में LLB की, LGS में, ब्लूमफील्ड में, ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो इसके साथ साथ जो है कुछ केसेस थे बुनियादी हकूक़ के जो मैं करने आता था लाहौर इस्लामाबाद। तो ये केस था जुल्फ़कार मन्नान का, जुल्फ़ी के नाम से उन्हें ज़्यादा जानते थे उस वक़्त। तो उन्होंने एक फ़ोटोशूट किया था कायद-ए-आज़म मॉन्यूमेंट के सामने, जिस पे अंसार अब्बासी साहब की ट्वीट के ऊपर DC इस्लामाबाद ने फांसी का पर्चा कर दिया था। तो ठीक। उनकी बेल के लिए, वो इधर जी, कायद-ए-आज़म मॉन्यूमेंट जी, एक्सप्रेसवे के ऊपर ही जी। जी। तो वो उसकी बेल के लिए मैं इस्लामाबाद आ रहा था। मुझे ये बाकी जो सर्कल्स हैं उन्होंने कहा कि आप कर दें, और प्रो बोनो होता है ये, आप आएँ और बेल आर्ग्यू करें। तो उसके प्रो लिए मैं, बोनो मीन मतलब बगैर पैसे हाँ, लिए हुए बस आप बगैर फ़ीस फ्री के ऑफ जो कॉस्ट होता है आप तो करते हैं। आप उसके लिए करते हैं। तो वो मैं आ रहा था करने के लिए, तो मुझे ग्रुप में मैं था, सुलेमान ज़ेब मेरा कॉलीग था उस वक़्त, हम मिल के काम करते थे। तो हमें बताया गया कि जी एक बुनियादी हकूक़ की बहुत जो है वो ताकतवर आवाज़ें हैं, उभरती हुई आवाज़ें हैं, एडवोकेट ईमान ज़ैनब हाज़िर, वो भी आपके साथ इस केस से पेश होंगी। तो मैंने कहा, जिससे पहले मेरा तारुफ़ नहीं था, सुना हुआ था उनके बारे में ऑब्वियसली। तो मैं आ गया, उनसे मुलाकात हुई, वो हमने आर्ग्यू किया, अल्लाह का शुक्र है वो बेल भी हो गई। तो वहाँ से दोस्ती का आगाज़ हुआ, फिर हम काफ़ी सारी कॉजेज़ के केसेस के ऊपर इकट्ठे करते रहे। अब ज़रा इधर पॉज़ लेते हैं। जी। फिर आप आए, आप वो केस करके चले गए। मीनवाइल मुल्तान में मैंने सुना है आपने उधर भी एक लगाया हुआ था कि फ्री ऑफ, वो आपने एक बैनर लगाया हुआ था किसी जी। को कोई वकील ना मिल रहा हो, तो ये भी कुछ जी, आप ऐसे करते? वो मैडम आसमा की वफ़ात के बाद मैंने बैरिस्टर सारा बिलाल का इदारा है जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान, जी, जी। उसमें काम किया 6 माह, और फिर मैं मुल्तान वापस आ गया, क्योंकि एम हमेशा से ये था कि उस बेल्ट में जहाँ पे नहीं है लोगों के पास वकला की सहूलत, या अच्छे वकील नहीं होते जो फ्री करें, अच्छे वकील तो बहुत हैं बट फ्री वाले नहीं हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने वो सीट बनाई 20 नंबर अंसारी ब्लॉक में दोस्तों के साथ, और वहाँ पे पैनाफ्लेक्स लगाया कि मैडम आसमा की AGHS की तरह FTD लीगल एड सेल के नाम से, फेयर ट्रायल डिफेंडर्स के नाम से हमने एक लीगल एड सेल शुरू किया। उसमें मेरे साथ 6-7 और भी मेरे कॉलीग्स थे मुल्तान में, बट उसका फाउंडिंग मेंबर मैं और सुलेमान ही थे। तो हमने वो लगाया कि आपका कोई भी कानूनी मसला है जिसमें आप या तो वकील करने की इस्तात नहीं रखते, या उसका ऐसा कंट्रोवर्शियल नेचर है कि आपको वकील मिल नहीं रहा, यहाँ से कोई राज़ी नहीं है केस लेने के लिए, तो वो हम केसेस करते। तो उसमें हमने मर्डर केसेस किए, रेप केसेस किए, बहुत कंट्रोवर्शियल केसेस किए जिनमें काफ़ी सेंसिटिव नेचर के केसेस थे। तो वो हम करते थे मुल्तान में, और उसी की तवज्जो से हमें ये जुल्फ़कार का केस भी मिला था, तो वो करने के लिए हम इस्लामाबाद थे। तो और एक और भी मुल्तान का मैंने सुना है कि आप यहाँ पर जेल जाने से पहले एक बार मुल्तान भी अरेस्ट हो चुके हैं। जी, जी। मुल्तान में जो है वो मेरा ख़्याल से 2 दफ़ा हो चुके हैं अरेस्ट, लेकिन वो मेरा ख़्याल से कोई इनकलाब लाने की नीयत से नहीं हुए थे। वो जो है ना छोटे-मोटे झगड़ों में और ज़मीनों के मामलात में अपने जो वो चल जो रहे थे। आपके जी, फैमिली के थे। जी। अच्छा, अब ज़रा आगे आ जाते हैं। आपका इस्लामाबाद आप आते हैं, एक केस आप कंटेस्ट करके तो आप वापस चले जाते हैं, जी, उसमें ईमान आपके साथ को बिल्कुल, कौंसल हैं। बिल्कुल, तो फिर वहाँ से एक राब्ता इस्टेब्लिश होता है। बिल्कुल। फिर वो राब्ता आगे कैसे बढ़ता है? वो राब्ता जी देखें ऐसे हुआ कि वो कॉलीग्स बन गए, दोस्त बन गए, और ऑब्वियसली हमारी सोच बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर एक जैसी थी। टू बी ऑनेस्ट, मेरा इतना इंटरेक्शन या मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी मिसिंग पर्सनस के इशू के ऊपर उससे पहले।
ओके। मुझे ये अंदाज़ा था हम्म। कि रियासती एजेंसियां जो हैं वो ये ज़्यादती कर जाती हैं, वो लोगों को सेफ़ हाउसेस में रखती हैं। आर्टिकल 9 की 10 की 10A की वॉलेशन बड़ी क्लियर है, क्योंकि मैंने भी एक मिसिंग पर्सन का केस मुल्तान में किया था। वो मंजूर पश्तीन के कज़न थे जिन्हें मुल्तान एयरपोर्ट से मिसिंग कर दिया गया था, उनकी हेबियस दायर की थी। लेकिन इस हद तक अंदाज़ा नहीं था कि ये किस हद तक बढ़ चुका है और हर दूसरे दिन की बात हो चुकी है। कितने तो मैस स्केल पे पाकिस्तानी कितने रियासत लोगों मैस स्केल पे ये एक रूटीन प्रैक्टिस बन चुकी है और किस हद अ तक न्यू नॉर्मल। इम्प्यूनिटी है। बिल्कुल, और ये एक आम चीज़ हो गई है, अब लोग शॉक भी नहीं होते इसको देख के सुन के। तो वो ईमान की वजह से बहुत ज़्यादा पता चला। ईमान ने वो चीज़ मेरे समेत बहुत सारे लोगों को समझाई भी, और उनकी वजह से अवेयरनेस आई माशरे में भी और वकला में भी। तो थैंक यू असद। तो वो सारा कुछ हुआ और हमारी सोच काफ़ी एक थी। लेकिन आई थिंक असल जो चीज़ हमारी इस चीज़ को आई थिंक जो मिला, वो वहाँ से मिला कि जब इन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आप बीच में मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो अरेस्ट भी हुई, तो मैं उस केस के लिए भी आ रहा था कि मेरी एक दोस्त है ईमान और उसकी वालदा के साथ एक इतनी खुली शीरी मज़ारी साहिबा। शीरी मज़ारी साहिबा के साथ ये इतनी 9 मई सख्त। के बाद की बात है। ये वो बात है जब इन्होंने एक केस बना दिया था ज़मीनों का। ज़मीनों वाला वो जब जी, और वो गिरफ्तार कर गए थे। DI खान, वो रहीम जी, यार जी। खान वाली आ गई थी ओके। पुलिस। एस ने जो है वो किया था, और ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके उसे ठीक कराया। तो वो भी हुआ। फिर ईमान का ये था कि इन्होंने कहा कि मैंने एक PTM का जलसा था, उसमें जाना है तो आप मेरे साथ आएँ ज़रूर। तो मैं उसमें आ गया। मुझे यकीन करें कि उस वक़्त इतना अंदाज़ा नहीं था PTM के कॉज़ का, या उनकी बात का, या वो किस हद तक हकूक़ की बात कर रहे हैं या किस असूल पे खड़े हैं। तो उसके लिए मैं आ गया, हम चले गए वहाँ वहाँ वो उन्होंने एक तारीख़ी तकरीर कर दी ईमान ने, जी, जी। और वो तकरीर आप भी उसके शाहिद हैं, यानी शाहिद हैं। तो वो तकरीर हो गई। उस तकरीर के बाद हम अगले दिन सुबह चले गए जड़ावाला में जो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी वैसे मैं की। यहाँ पे ऐड कर दूँ, आप एनी शायद तो नहीं थे, मैं नहीं, नहीं, बट मैं ये ऐड कर दूँ कि उस तकरीर से पहले जो हमारी जी, एक सिटिंग हुई जी, थी सबकी, जी। तो मैंने बिल्कुल आपकी उसके नसीहत, मुख्तलिफ बिल्कुल, बिल्कुल। तकरीर आपकी उनको एडवाइस की आपने थी, बिल्कुल एडवाइस की थी, और वो लेकिन वो बस जब ऊपर पहुंची तो उन्होंने वो कहा कि ऊपर नहीं, पहुँची तो नहीं। वो सामने 20,000 का क्राउड था, और वो इतना लोग चार्ज क्राउड था। चार्ज क्राउड था, उस क्राउड की डिमांड थी, तो वो फिर हो गया। तो और वो फिर उसकी पज़ीराई इतनी हुई कि वायरल हो गया। वायरल ये हो भी गया। है कि लोगों लेकिन को अब लोग देखिए सुनना कि चाहते थे आज वो। हमारे पीटीआई के दोस्त बड़े बनते हैं कि उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, और ये हाँ, बड़ा, मुझे आज भी याद है कि उस रात तकरीबन मैं कहीं बाहर था, मैं 2 बजे के करीब घर आया, तो मैंने आके देखा ट्विटर, तो उसके ऊपर ईमान का क्लिप वायरल हुआ हुआ उस स्पीच का, और उसमें जो पीटीआई के जी, लोग हैं उन्होंने वायरल किया हुआ, और वो DGSPR को टैग कर करके कह जी, रहे थे कि इसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते हो, जी, इसको जी, क्यों नहीं जी। करते। वाज लाइक यार ये क्या है। और फिर अगली सुबह जब हम जड़ावाला जा रहे थे, तो एट दैट टाइम भी मैंने इन दोनों तब मियाँ बीवी नहीं थे, लेकिन अपने इन दोनों दोस्तों को कहा, मैंने कहा कि कुछ होगा, हुँ। कुछ होगा, एंड दे वर नॉट, नहीं, 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 कुछ नहीं होगा। आई वाज लाइक आपने हो। आपने फ़ोर्सी कर लिया था असद, आपकी हम रीडिंग उस जड़ावाला वक़्त जा ठीक रहे थे, थी। जो क्रिश्चियंस की बस्ती और चर्चेस जलाए थे वहां पर TLP लेड मॉब ने। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। है नहीं याद। तो आपसे मैं ऐड कर दूँ उसमें कि आप सही कह रहे हैं, PTI के दोस्तों ने अब तो ज़ेर-ए-ताब हैं, तो अच्छा नहीं लगता उन्हें कुछ कहते हुए, लेकिन उस वक़्त बड़ी ज़्यादती उन्होंने की थी, और वो टैग कर कर ये कहते थे कि आप इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते? इनको इतने बोलने की इजाज़त क्यों है? तो ख़ैर वो वहाँ से वापस आए, तो वहाँ से वापस आके कोई तकरीबन 12:30-1 का टाइम होगा जब हमने ईमान को ड्रॉप किया, और मैं वापस चले गया। मैंने सुबह मुल्तान निकलना था, तो मैं सुलेमान मेरा दोस्त है उसके घर में स्टे कर रहा था, वहाँ जाके मैं सो गया। तो मैं बहुत आपकी ही गाड़ी में थे हम। जी, जी, और मेरी गाड़ी में थे, और वो मैं ड्रॉप किया, आपको ड्रॉप किया, ईमान को किया। मैं सुलेमान के घर आके सो गया, और 3 बजे फ़ोन-शोन बज रहे थे, तो मैं तो थका हुआ था, मैंने नहीं देखा। मेरी सुबह 6 बजे आँख खुली तो क़यामत बरपा थी। रात को एक्शन हो चुका था, वो दरवाज़े तोड़ के ईमान को लेके जा चुके थे। बिल्कुल ही इल्लीगल रेड, कानून में कोई इजाज़त नहीं थी कि आप आफ्टर डार्क एक खातून को अरेस्ट करें। बिल्कुल इजाज़त नहीं थी कि आप अरेस्ट करें तो बताएँ ना कि पर्चा है, कहाँ की गिरफ़्तारी है, कहाँ डाल रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। तो सुबह फिर सारे दोस्त ही, सारे कॉलीग्स ही आ गए और ढूँढते रहे। फिर हालांकि वो गैर कानूनी गिरफ्तारी भी जी, थोड़े सलीके से की जा सकती थी। आप वारंट जी, लेके आते, बताते ये FIR है, बिल्कुल, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर जिस अंदाज में ईमान के घर के दरवाजे तोड़े बिल्कुल। गए, उनके घर में जिस अंदाज में घुसे, जी, दौड़ते हुए इधर उधर चीजें उठा के जी। फेंकते, ऊपर से उसके डॉक्टर कमरे में शीरी तोड़ फोड़। मज़ारी को हरासा किया जी, उनको हरासा किया, उनकी घड़ी और कुछ कीमती और अशिया भी वहाँ से ले गए। तो बिल्कुल ही गैर कानूनी था। वो भी किया उन्होंने, और फिर सुबह 8-9 बजे तक पता नहीं चलने दिया कि वो कहाँ पे जी उनकी बिल्कुल। कस्टडी को कीप किया। तो वो G7 थाने में थीं, फिर उन्हें पेश किया, तो फिर मैं मुल्तान नहीं जा सका
उस गिरफ्तारी के बाद। हम्म। और मैं अदरवाइज बहुत आपने मुल्तान जाना था। मैंने सुबह मुल्तान निकलना था। तो ईमान की गिरफ्तारी का ये फायदा हुआ कि मैं आपको मजीद रुकने का मौका मिल हाँ गया। जी, मैं रुक गया। मैं उस वक़्त 3 टीचिंग की जॉब्स कर रहा था और मैं वो नहीं कंटिन्यू कर सका, क्योंकि मुझे बहुत, यकीन माने आप, कि मैं बहुत गिल्टी था। हम्म। एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ कॉलीग, मैं बहुत गिल्टी था कि मैं इनके साथ गया हूँ और वहाँ तकरीर हुई है और इनको तो इस तरह से गिरफ़्तार कर लिया गया है, बट हम लोग भी थे, हमें तो कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, तकरीर उन्होंने की है, उनकी सोच है, एक कॉज़ है, मूवमेंट है उनकी पिछली कुछ 1 दहाई से तकरीबन। लेकिन बहुत जो है ना, बोझ था दिल पे कि बहुत ज़्यादती है और कुछ हम्म। अब एटलीस्ट कोशिश करनी है निकालने की। उसके बाद जो अगले 14 दिन उनकी कस्टडी रही 3 मुख्तलिफ पर्चों में, जिनमें हम आर्ग्यू भी करते रहे और वो पर्चे ख़त्म होते थे, बेलें, और नया पर्चा अडियाला से रिलीज़ होती है, अडियाला के बाहर से अरेस्ट, और वो सारी जो बदमाशी हुई, रियासती बदमाशी हुई, वो आपके सामने है, आप तो उस सारे के अंदर थे मौजूद। उस वक्त क्या फील होता था जब देखते थे ये एक से निकल रही हैं, अगले में गिरफ्तार होकर फिर जा रही हैं, ये क्या हो रहा है? बड़ी बेबसी थी, क्योंकि मैं उससे पहले जो केसेस करता था मुल्तान में, फ़ौजदारी में, मेरी ज़्यादा स्पेशलिटी फ़ौजदारी है, क्रिमिनल केसेस हैं, तो इस तरह नहीं हमारे साथ होता था। हम्म। हमारे साथ अगर पुलिस किसी केस में दूसरी पार्टी से साज़बाज़ भी हो जाए, तो हमें अदालत से उम्मीद होती थी, और अदालतें उसमें करती थीं ज़रूर, अदालतें एक्शन लेती थीं, अदालतें इंसाफ की यकीन दहानी करती थीं। बट यहाँ पे ऐसा लगता था कि ये अदालतों से ऊपर की कोई बात है, कोई ऐसी बात है या कोई ऐसा निज़ाम है जहाँ पे अदालतें गैर फ़ाल हैं, ये निज़ाम कहीं और से चल रहा है। तो वो देख के बड़ी तकलीफ़ होती थी, और वो हमारे साथ होता रहा। बल्कि मैं असद आपको इस सारे से बताना भूल गया कि मैं इनकी गिरफ़्तारी से पहले मैं इनको प्रपोज़ कर चुका था। अच्छा, कर चुके जी, थे। जी, जी। मैं इनको प्रपोज़, मैं भूल जाता हूँ, मैं इनको प्रपोज़ कर चुका था। ठीक है। और उस पे आपके इन्होंने, प्रपोजल के बाद गिरफ्तारी हाँ, होगी। मेरे प्रपोज़ल के बाद गिरफ़्तारी हो तो क्या गई। रिएक्शन था ईमान का प्रपोजल पे? प्रपोज़ल पे रिएक्शन, जरा वैसे व्यूवर्स को आज ये तो बताएं ना, प्रपोज किया कैसे, क्या कहाँ पर थे आप लोग बैठे हुए, क्या बात हुई, कैसे आप अच्छा, ये क्या जहन इसमें बना के गए, और लाइक इसमें 2 हैं, एक गिरफ़्तारी से पहले का प्रपोज़ल और एक गिरफ़्तारी के बाद का। अच्छा पहले वाला जरा तो बता दें। गिरफ़्तारी के पहले वाले में तो मैंने, आपको पता है हम इतने, मैं ज़रा देही सा आदमी हूँ और बहुत डायरेक्ट आदमी हूँ, तो मैंने तो सीधा उन्हें एक ख़त लिख कर पकड़ा दिया था। अच्छा, आपने पहली दफ़ा खत लिख के, मैंने पहली दफ़ा, क्योंकि आपने मशरकी अंदाज हाँ, अपनाया है, और मुझे पुराना जो, ठीक मशरिकी है, भी था कोई असद। कॉल नहीं, मैसेज नहीं, आपने हाँ, मैंने एक तो जी, खत लिखा। हाँ, मैंने कहा मैं और शायद मैंने सनम को खत लिखा। अच्छा। मैंने सोचा कि शायद अल्फाज जो हैं वो जस्टिस ना करें, अगर मैं उन्हें डिलीवर करूँ मुंह से, तो शायद लिख कर मैं तहरीरी तौर पर शायद ज़्यादा कोई डर बेहतर तो नहीं था कि ये ना हो बयान के कर सकूँ। जुबानी कहा तो कहीं ईमान को मतलब कुछ और ही ना? नहीं, नहीं, वो उस वक़्त तक हमारी दोस्ती तो अच्छी थी और हम काम भी काफ़ी चीज़ों पे इकट्ठे कर रहे थे, तो मैंने नहीं, लेकिन जितनी ईमान अनप्रेडिक्टेबल है, कोई ये डर तो नहीं था कि यार मतलब ये ना हो कि उसको तो मुझे 7 जगह भी देखनी हो, किस तरफ से भागना है मैंने? नहीं, नहीं, वो फिर मैंने उन्हें जो है ना तहरीरी तौर पर दिया असद, और उसमें मैंने अपने, जिसे कहते हैं कि दिल का हाल ल बयान कर दिया। और आपने और उनको क्या कहा कि उन्होंने आपके सामने पढ़ा या आप देकर? नहीं, नहीं, उन्होंने मेरे सामने पढ़ा और उन्होंने जो है ना सराहा मेरे ख़त को, बट उन्होंने कहा कि वो इस वक़्त लाइफ़ में सेटल होने का नहीं सोच रहीं, हुँ। और उनकी एक कॉज़ है, एक मूवमेंट है, उन पे बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, आसरा है बहुत सारे क्लाइंट्स का, लोगों का, ख़ास तबके का जिनकी वो आवाज़ है। तो मैंने भी उस बात पे फिर ज़्यादा इसरार नहीं किया, क्योंकि उनकी बात ठीक थी, हुँ। और बस उस दौरान ही अभी हम आपने इन इसको, प्रिंसिपल एग्री कर ये लिया। किसी, हाँ, एक किसी करवट ये बैठती चीज़, इससे पहले ही वो गिरफ़्तार हो गई, हुँ। और गिरफ़्तार होने के बाद जब वो निकलीं, तो फिर आई थिंक उनको खुद भी, उनका भी माइंडसेट आई थिंक चेंज हुआ। हुँ। तो अमली तौर पर आई थिंक आप रियासती एजेंसियों को क्रेडिट दे सकते हैं इस बात का तो कि आप उन्हें ये एस्टेब्लिशमेंट को बंदे को क्रेडिट देना चाहिए, आपकी हाँ, शायद आपको तो कम से कम देना चाहिए क्रेडिट। बिल्कुल, ठीक है? बल आपको तो फिर हादी सुदन उनकी साइड पर खड़ा होना चाहिए। मैं तो आप कैसे ईमान के अक्सर साथ? मज़ाक में मैं ये कहता हूँ कि मैंने कराई थी गिरफ़्तारी, ताकि आप ये किसी करवट बैठे बात। तो अक्सर मज़ाक में ऑन लाइटर नोट कहते हैं, लेकिन वो जब निकली तो फिर ये बात हमने की, डिसाइड की, बड़ों को इन्वॉल्व किया दोनों नहीं, साइड्स फिर के। दोबारा कैसे बात हुई जब वो बाहर आई तो? दोबारा जब वो बाहर आई तो फिर उसके बाद हमने वो बहुत ज़्यादा, देखें, इसका ट्रॉमा बहुत ज़्यादा था। ऑफ कोर्स। उनके साथ जो हुआ है, उनको वो इन लोगों के केसेस तो कर रही थी, इन हक़ाइक़ से तो अमली तौर पर वाकिफ़ थीं, विक्टिम्स के साथ बैठ के अक्सर हमने उन्हें रोते हुए देखा, इससे पहले भी उनके दर्द को अपना दर्द समझते हुए देखा, लेकिन अमली तौर पर वो उस रात, जिस रात 3 बजे उनके घर के दरवाजे तोड़ के उन्हें वहाँ से उठाया गया था, उसके इनिशियल कुछ आवर्स के लिए वो मिसिंग थी। तो उन्हें पहली बार खुद मिसिंग पर्सन होने का जो चीज़ फ़ील हुई, वो उन्हें फ़ील हुई, और उन्हें एहसास हुआ कि मेरे क्लाइंट्स के साथ, जिन लोगों के मैं केसेस करती हूँ, उनके साथ, कुछ लोगों के साथ 1 दहाई से ही हो रहा है।
15-15, 20-20 साल से बच्चे गायब हैं जिनकी माएँ उन्हें ढूँढ रही हैं। तो वो उस चीज़ का एहसास उन्हें हुआ था और आई थिंक उनकी लाइफ़ के बारे में अप्रोच इससे चेंज हुई है। अपने काम के बारे में भी चेंज हुई है, कमिटमेंट के बारे में भी चेंज हुई है। और कितनी आपके बड़ी बारे में भी चेंज हुई। मेरे बारे में भी चेंज हुई यकीनन, अपने बारे में भी कि लाइफ़ किस तरफ लेके जानी है चेंज हुई। लेकिन कमिटमेंट और कॉज़ के साथ उनका जो वादा है उसके बारे में भी चेंज हुई। तो वो रिहा होती हैं, घर आती हैं, जी। फिर बात कहाँ से शुरू होती फिर उसके बाद जब वो बाहर आती हैं तो फिर हम ये करते हैं बात एक लाइफ़ को सेटल करने के बारे में और फिर है? ये मैं कैसे मतलब इनिशिएट होती है कि आप दोबारा आए, आपने दोबारा से बात शुरू की कि नहीं यार असल वो मैं तो इधर ही वो था। मेरे खत पे कुछ दोबारा आप गौर मैं कर लें। रिव्यू करें नहीं असल मैं तो जो आपने है रिव्यू का खत मैं लिखा या क्या किया आपने? नहीं मैं वो ख़त एक ही था पहला वाला जी। हाँ, वो ही आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग था ख़त। लेकिन मुझे लगता है उस ख़त ने उनको वो काफ़ी घबराई भी कि किस किस्म का आदमी है हम्म, कि ये मुझे पहली बार में ही जो है वो ख़त लिखकर जो है हर बात बयान कर रहा है। तो चीज़ों को स्लो लेने का आदी नहीं है ये तो सीधा एस्केलेट करना चाह रहा है चीज़ों को। तो वो था लेकिन उसके बाद हमने और ये फिर शायद वो जितने दिन जेल में बंद रही और तो कुछ करने का नहीं था, लेकिन वो शायद खत के कंटेंट्स पर गौर करती शायद नहीं। उन्होंने खुद भी जो है नज़रसानी की हो अपने फ़ैसलों के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद जो है ना हमने एक चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ की कि हम दोनों की लाइफ़ में जो गोल्स हैं या हम दोनों की लाइफ़ में जिस तरह से हम ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि हम जो ज़िंदगी जीते हैं सर आप फैमिली हैं, आपको पता है कि हम वो ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी नहीं है कि हम सुबह उठते हैं और इधर-उधर करते-करते लोगों की लड़ाइयाँ अपने सर लेते करते हम रात को थक हार के सो जाते हैं। हमें कोई ऐसे शौक नहीं है जो नॉर्मल कपल्स को होते हैं। तो एज़ अ कपल हम काफ़ी अब नॉर्मल हैं इस मामले में। लेकिन वो चीज़ें जो हमने फिर ये रियलाइज़ किया कि हमारे गोल्स एक जैसे हैं और हम शायद अगर ये सफ़र इकट्ठे कर लें, तो शायद हम दोनों के लिए बेहतर हो, आसानी भी हो और अच्छा एक कंपेनियन दूसरे होंगे की एक-दूसरे अच्छे के लिए। सपोर्ट भी होंगे क्योंकि अच्छे क आइडियोलॉजी बिल्कुल, सेम है, काम करने का पैशन सेम है। बिल्कुल। ठीक। तो ये हमें एहसास हुआ लेकिन फिर मैंने इसको इतना ईज़ी नहीं लिया। मैंने फिर जो है एक बहुत ड्रामाई मूव भी की असद और वो मैंने ये की कि ये जब एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी दोस्तों के साथ, कॉलीग्स के साथ सारे हमारे करीबी जो वकला हैं उनके साथ, तो मैंने एक रिंग ख़रीदी और वो रिंग लेके मैं उस रेस्टोरेंट के किचन में गया और मैंने उन किचन में कहा कि मुझे आप वेटर की हैट दें, अपने स्टाफ की और एप्रन दें। वो पहना और मास्क पहन के मैंने जो है वो एंट्री ली उस रेस्टोरेंट में डिश पकड़ के खाने की सर्व करने के लिए और जब मैं उनके टेबल पे सर्व की तो फिर मैंने मास्क ईमान ने उतारा देखा और मुझे नहीं पहचाना उन्होंने जब तक मैंने मास्क नहीं उतारा और मैंने मास्क उतारा उन्हें सरप्राइज़ किया और प्रपोज़ किया और प्रॉपर रिंग पहनाई। तो ठीक। वो बड़ा यादगार लम्हा था। ठीक। तो वो भी किया हमने और फिर फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर लिया था उस वक़्त तक तो फैमिलीज़ ने फिर बात आपने करके जब अपने पेरेंट्स को बताया, एक तो ऑलरेडी आपके अब्बा के कोर्समेट्स उनको कह रहे थे कि आसमा जहांगीर वाला जी। ये बच्चे की कंपनी अच्छी नहीं जा रही, ठीक है, तो फिर ऊपर से आपने जब आया कि उनको ये भी बम फाड़ा कि मैं ईमान मज़ारी से शादी कर अच्छा देता वो हूँ। जब आसमा जहांगीर वाला मैंने शुरू किया तो उस वक़्त वो डिस्करेज करते थे, वालिद साहब भी डिस्कस करते थे और मना करते थे कि शायद ये ऐसा नहीं है वैसा। उस वक़्त आपको पता है पीटीआई और बाजवा साहब सेम पेज पे थे। जी। उस वक़्त वो माहौल चल रहा था, लेकिन फिर आपने देखा कि कैसे वो पेजेस फाड़ के अलग-अलग हो गए हाँ। और जब वो अलग-अलग हुए तो काफ़ी सारे एक बड़ा तबका एक्स सर्विसमैन का, रिटायर्ड अफ़सरान का जो है वो पीटीआई के साथ ही रह गया और वो आगे निकल के बाकी। तो फिर वो हमारी तरफ हो गए और उन्होंने कहा कि तुम सही कहते थे, आसमा जहांगीर सही कहती थी। बहुत लोगों ने फिर बाद में एक्सेप्ट किया। तो उस वक़्त तक वो आई थिंक समझ चुके थे, शऊर आ चुका था उस वक़्त तक। तो उस वक़्त जब मैंने उन्हें बताया तो वो बहुत खुश हुए, दोनों वालिदा और वालिद दोनों और बहुत प्राउड फ़ील किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि उस बच्ची की तो जर्नी और उसकी कॉज़ और उसकी आवाज़ और जो वो काम कर रही है इससे बड़ी खुशकिस्मती या ऑनर नहीं होगा। दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर daughter in law. They're very happy from the work she's doing and the work we are doing together as well. इधर शीरी मज़ारी साहबा तक बात कैसे गई? डॉक्टर साहिबा से मेरी मुलाकात इनिशियली जो है वो ईमान ने इंट्रोड्यूस कराया एज अ फ्रेंड और उसके बाद जब हमने उन्हें बताया ये तो हमारा असल में इरादा था शुरू में इसको बहुत सादगी से करने का शादी का। तो जब हमने बताया कि हम ये फ़ैसला करना चाहते हैं और बहुत सादगी से करना चाहते हैं तो वो बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने कहा कि नहीं मेरी इकलौती बेटी की शादी है और मैंने बहुत धूमधाम से करनी है और मैं ये भी करूँगी और वो भी करूँगी। बहुत एक्साइटेड थी। बहुत हमने उनकी खुशी देखी और रिसेंटली आपको पता है अंकल हैड पास्ड अवे। आंटी का अपना 9 मई वाला हुआ था। ईमान का जो है वो 3 पर्चों में गैर कानूनी हिरासत और रिमांड हुए थे। तो वो आई थिंक एक अच्छी खुशी थी। और फिर मेरा जो ब्रदर इन लॉ है सबील और भाभी जो है सालेहा वो भी इंग्लैंड से आ गए
एडिनबरा से। तो बहुत अच्छा आई थिंक माहौल था, अच्छे दिन थे। तो आंटी बहुत खुश थी। फिर खैर उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। हाँ, वो मैंने सुना है मेरी कि कुछ आपको जाते हुए ड्राइव पर आप शायद कहाँ पर जा रहे थे, जहाँ पर उन्होंने आपका जी, प्रॉपर मेरा वो आपको पता है कि आंटी जो है वो स्ट्रेटजी और वॉर और वो सारा कुछ डिफेंस पढ़ाती रही हैं तो उन्होंने काफ़ी पूरी सारे वार उनके तो स्ट्रेटजी आपके ऊपर भी उन्होंने चेक मेरा की। सायोप्स एज शी वुड से सायोप्स उन्होंने पूरा किया। और मेरा ख्याल से मुझे लगता है कि आई आपने एम अच्छे श्योर कि नंबरों से मैंने पास उनका किया। टेस्ट पास किया है और जिसके लिए हम आज आए। तो वो सारा हुआ। और बड़ी उनकी पर्सनैलिटी भी बड़ी एक मुनफरिद पर्सनैलिटी है, उनसे बहुत सीखने को मिलता है। शी इज़ अ होल इंस्टीट्यूशन इन हरसेल्फ। तो फिर उसके बाद आप शादी तक बात पहुंच गई, जी, फैमिलीज मिली, शादी हो गई, जी। और उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद भी पर्चे भुगत रहे हैं, जी, ठीक है। और उनमें एक पर्चा ऐसा भी है जिसमें आपका जुर्म ये है कि आपने उनसे शादी करके तो उनके ट्वीट्स को ट्वीट्स रीट्वीट रीट्वीट्स कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये आपका बुनियादी अब जुर्म भी अब बन गया है। तो अब जिस किस्म की लाइफ है तो उसके ऊपर कभी कोई होता है कि यार मतलब कोई इतनी भी गाड़ी तेज चलाने का नहीं सोचा था। असद नहीं, बहुत खुशी होती है जब मैं ये सोचता हूँ या देखता हूँ कि मेरी जो पार्टनर है, मेरी जो हमसफ़र है, वो इतनी बहादुर हैं और इतनी प्रिंसिपल्ड हैं कि उनको उनके असूलों पे आप यकीन करें कि मैं ये मिसाल भी अक्सर देता हूँ कि शायद अगर मैं भी, अल्लाह ना करे और ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं भी कभी कहीं भटक गया या मैंने भी कोई ऐसा कदम उठाया या किसी ऐसी आवाज़ में लाई, तो वो मेरी मुखालिफ हो जाएंगी। वो अपनी वालदा की मुखालिफ हो जाएंगी अगर उन्हें लगेगा कि वो नहीं कर रही। तो ऐसे असूली लोग मुझे लगता है दुनिया में कम आते हैं रेयर ब्रीड और है। बहुत रेयर ब्रीड है। और अच्छी बात यह है, और जो मुझे लगता है कि शादी के बाद अब ज़्यादा हुआ है, कि उनकी आवाज़ या उनकी सोच जो है वो उस तरह से यंगर जनरेशन में जाती है जहाँ पे लोग इनकरेज होते हैं उनको देख के, और लोग उन्हें देख के इनकरेज होते हैं कि यार ईमान अगर ये कह रही हैं तो ये बात में कुछ दम होगा। फिर वो रिसर्च करते हैं, अपना भी दिमाग बनाते हैं, और वो फिर आवाज़ में आवाज़ मिलती है। और आई थिंक ये जो ताकत है या ये जो ट्रेंड है कि ईमान की बात या आवाज़ सुन के लोग उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं और समझते हैं कि सही बात है, तो वो भी हिम्मत करते हैं। ये जो ताकत से ताकत मिलने वाली बात है, किसी ताकत की आवाज़ को सुन के अपनी ताकत बना लेना उसे, आई थिंक ये बहुत खुशाइंद है। और आई थिंक ये वो पहला बारिश के कतरे हैं जो जुड़ते पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक दिन आज़ाद करेंगे। इस शादी के बाद आप 2-3 दफ़ा तो गिरफ्तार हो चुके हैं। जी, आई थिंक 3 दफ़ा जी। 3 दफ़ा। जी, तो पेरेंट्स परेशान होते हैं कि शायद अब इस्लामाबाद में जाके आप एक मुश्किल सूरत हाल में हैं, उनके पास जब मुल्तान होते तो पेरेंट्स को सुकून होता है कि जी, शाम को घर आ जाता है जी। ये वो। लेकिन वहाँ पर बैठ के वो परेशान होते हैं कि असद मुझे लगता है अब नहीं, शायद इस्लामाबाद में जब पहली दफ़ा गिरफ़्तार हुए थे तो उस वक़्त थोड़े परेशान थे। बट अभी जब मैं आखिरी बार अरेस्ट हुआ हूँ तो वो बिल्कुल ईमान उनसे इन टच थी, वो बिल्कुल पुरसुकून थे। उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने आई थिंक अब जाके ये एक्सेप्ट कर ली है बात कि ये एक जर्नी है और इस जर्नी की कॉस्ट है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने इस मुल्क के ताकतवर तरीन हल्के को चैलेंज करना है। आपने रियासती इदारों की मदाखलत को, गैर कानूनी हरकतों को, गैर आइनी जो है मिस एडवेंचर्स को, खुफिया एजेंसीज़ को, ब्लैसमी बिजनेस गैंग को, या इस तरह की चीज़ों को चैलेंज करना है, हेड ऑन लेना है उनको। और आप कहें कि मेरे साथ कुछ हो भी ना, मेरे पे कोई अटैक भी ना हो, मैं ही कुछ करता रहूँ और सब ठीक हो, तो वो अब आई थिंक एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इस चीज़ की एक कॉस्ट है, और मेंटली तौर पे बिल्कुल तैयार हैं। हम भी तैयार हैं बिल्कुल मेंटली तौर पे कि ये चीज़ें आएंगी इसके अंदर, इनको बर्दाश्त करना है, फेस करना है, अपना काम जारी रखना है। तो वो बिल्कुल मुतमिन है। और मेरे ख़्याल से उनको, मेरे पेरेंट्स को भी, आंटी डॉक्टर शीरीन मज़ारी को भी और मेरे पेरेंट्स को भी इस चीज़ का बहुत एहसास है कि मैं और ईमान जो है वो एक दूसरे की ढाल भी हैं और एक दूसरे की तलवार भी हैं, और वो एक दूसरे का कंपेनियन है। तो वो हम मिल के जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो आई थिंक इतने कोई ख़तरे की बात नहीं होती, हम कर लेते हैं। थ्रेट्स आते हैं वैसे। असद थ्रेट्स जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आते हैं। अब आई थिंक हमारे साथ कोई इस तरह डायरेक्टली नहीं करता कि हमें कॉल करे या हमें चिट्ठी भेजे या कहीं बुला के फ़िज़िकली पैगाम दे। हमें जो है ना वो मुख्तलिफ़ हलकों से आ जाते हैं। जैसे कि अभी हमारा जो ट्रायल चल रहा है उसमें हमें ये पैगाम आया है साफ़ कि आपको हमने 7 ईयर्स के लिए कन्विक्ट करना है, क्योंकि आप बलोच कैंप के लिए 72 दिन वहाँ थे, क्योंकि आप दोनों पुलिस वालों से लड़ाइयाँ करते थे, क्योंकि आप लोग कैंप में जाके बैठते थे। तो इसलिए हमने आपको 7 ईयर्स के लिए अब कन्विक्ट ही करना है।
ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग वाले में तो सोशल मीडिया से आ जाता है, अनोनमस अकाउंट से मैसेज आ जाते हैं या कोई कमेंट आ जाता है, और वो कमेंट की नेचर ऐसी नहीं होती कि तुम्हारे साथ ये होगा। वो होता है कि तुम ब्लास्फेमस का साथ देते हो तो तुम्हारा जो है वो हशर करीब है, तुम्हारा भी अंजाम करीब है, वो इस तरह के होते हैं। तो इस नौयत की थ्रेट्स आती रहती हैं, लेकिन आई थिंक हमने कभी इसको अपने काम पे हावी नहीं होने दिया। लेकिन खुद सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न होते हैं। जी जी, सिक्योरिटी को जो है वो हम करते हैं, प्रिकॉशन है हमारा। और वैसे तो अल्लाह की ज़ात है, देखें जिस दिन जो दिन लिखी है कब्र में उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो दिन नहीं लिखी कब्र में वो मौत जो है वो खुद हिफाजत करती है ज़िंदगी की। तो वरना मैं, मेरे पास लाइसेंस है, लाइसेंस वेपन्स हैं, मैं कैरी करता हूँ, निशाना मेरा बहुत अच्छा है। तो कोई अगर करना चाहेगा इस तरह का मिस एडवेंचर तो मुकाबला करेंगे उसका पूरा, और हम अदालतों में मुकाबला ही करते हैं इन ताकतों का। तो अगर कोई सड़क पे करना चाहेगा तो सड़क पे भी करेंगे, उससे कभी नहीं घबराते। लेकिन साथ अमूमन आपके ईमान होती हैं, जी। तो उस वक्त कंसर्न होती है कि लाइक कोई होगा तो क्या होगा। मेरा मेरा जो है बड़ा कंसर्न ईमान ही होती हैं, और उसकी वजह यह है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ईमान जैसे लोग दुनिया में जो है वो कम कम ही आए हैं, आते हैं, बहुत रेयर ब्रीड है। और खुदा ना खास्ता उनकी आवाज़ को बंद करना या उनको उनके काम से रोकना ना तलाफ़ी नुकसान होगा हम्म, हमारे मुल्क के लिए, माशरे के लिए, बहुत सारे हज़ारों मस्किनों लोगों के लिए जो इन पे काउंट करते हैं। मैं तो अपने आप को और अपने जैसे और बहुत सारे लोगों को फुट सोल्जर समझता हूँ इस मूवमेंट के अंदर। हम शायद डिस्पेंसिबल हैं, हम रिप्लेसेबल हैं, लेकिन ईमान जैसे लीडर्स जो हैं उनकी बहुत ज़रूरत है और उनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो मेरे लिए ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि उनका लाइफ पार्टनर होने के नाते मेरी एक बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं उन्हें महफूज रखूँ, और मैं इसलिए विजिलेंट रहता हूँ बहुत ज़्यादा। चीज़ों को ख्याल करता हूँ कि वो किसी भी मीटिंग में ना चली जाएं, ऐसे थोड़ी सी वेटिंग हो, हर किसी की कॉल ना इस तरह सुन लें। बाहर जा रही हैं तो मैं ज़रा विजिलेंट रहता हूँ कि कौन किस तरफ से आ रहा है, हम किधर हैं, कहाँ हैं, क्या टाइम है, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का मैं ख्याल करता हूँ। मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी को पढ़ता भी हूँ किताब में, और प्रैक्टिस भी करता रहता हूँ शूटिंग रेंज पे। बल्कि पिछले से 2 हफ्ते पहले ईमान को भी शूटिंग रेंज पे कराया, थोड़ा सा तैयार प्रैक्टिस कर लिया उनको भी लड़ने के लिए। तैयार किया उनको। जी बिल्कुल, लड़ना है। निशाना लग गया था ईमान से कोई? निशाना उनका जी बेहतर है, पहली बार उन्होंने की है यूज़, तो अब बेहतर हो रहा है आहिस्ता क्योंकि आहिस्ता। मुझे तो कुछ दराय ने बताया था ग्रै कि उनसे नहीं नहीं निशाना नहीं, लग। ग्रेजुअली देखें, वो ऑब्वियसली फायर आर्म है और लाइफ में पहली बार आप इस एज में चलाएं तो ग्रेजुअली होता है, बट वो ऑन द जर्नी प्रोग्रेस जो है वो अच्छी हो रही है। अच्छी प्रोग्रेस हाँ हो रही है, जी, मेहनत कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ईमान, एक तो उनका एक वो पब्लिक इमेज है, वो उनकी बड़ी, आप जी कह सकते हैं एक टॉवरिंग पर्सनैलिटी है, जी। सब लोग ठीक है। तो लेकिन घर के अंदर कैसा है आप लोगों का रिलेशनशिप? घर में भी लाइक शी डोमिनेट्स, शी टेक डिसीजंस, या क्या होता है? असद बहुत ही ईमान के बारे में आई थिंक बहुत सारे लोगों को जो बात नहीं पता वो ये है कि वो बहुत हसास हैं, बहुत ज़्यादा हसास हैं। वो चीज़ों को फ़ील बहुत करती हैं। हम्म, मैंने उन्हें जो काम हम करते हैं ऑब्वियसली मुझे भी इफ़ेक्ट करता है, बट मैंने उन्हें कई बार देखा है कि वो अपने फ्री वक्त में भी जब बैठी हैं तो उनके दिमाग पे एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, प्रेशर है उन लोगों का जिनकी वो समझती हैं कि उन पे ज़िम्मेदारी है। उनको, जिनके वो केसेस लड़ रही जिनकी वो केसेस करती हैं, उनको ऐसा लगता है कि फ़लाना जो रेडीबान है उसका जो है वो ये हो गया मसला, केस के अलावा उनके घर में ये मसला हो गया है, तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। उस तरह ही हम जब बैठे होते हैं तो हम ब्lasphemy का विक्टिम फ़लाना एक बेगुनाह झूठे केस के अंदर फंसाया गया है, उसको आज 3 साल हो गए हैं, उसकी बेल नहीं लग रही, फैमिली परेशान है उसकी, तो उसके लिए क्या होगा। तो आप, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा काम 24 घंटे है। हमारा काम, हम घर, ये तो मैंने आपको तजवीज़ भी दी है कि अगली जो गाड़ी लीजिएगा उसका नंबर कम से कम 1112 हो, क्योंकि हर आप रात के 1 बजे फलां जगह पे कोई बंदा उठाया गया है, कोई ऐसे ही है, रेडी बांध संडे को उठाए गए हैं, संडे वाले दिन ऐसे आप ही है, पुलिस स्टेशनों में जा रहे होंगे, कोई छुट्टी का दिन मैंने नहीं आप दोनों को ऐसे बनाते ही है। देखा। तो इस सब में खुद आपको क्या फील होता है कि लाइक यू आर जस्ट फॉलोइंग ईमान, और यू आर लाइक द वन हु इज आल्सो ड्राइविंग? असद मुझे मुझे लगता है कि जिन लोगों से हमारी इंटरेक्शन होती है, जो केसेस हम करते हैं, वो ये हमारी वकालत उस तरह से वो नॉर्मल वकालत नहीं है कि आपने एक ब्रीफ पकड़ा है,
एक लीगल आर्ग्यूमेंट आर्ग्यू करना है, उसके पैसे लेने हैं और उसके जो बाद फैसला क्लाइंट आना के है, क्लाइंट जाने और हक में उसका फैसला है। फैसला जाने, जज साहब जाने, वो जाने। मेरे ख्याल से हमारे लिए ये केसेस नहीं है, ये कॉजेज़ हैं। हम्म, हमारे लिए ये ऐसे मसाइल हैं जैसे हमारा कोई भांजा, भतीजा, कज़न आ गया और वो कह रहा है जी मेरे साथ ये ज़्यादती है, आप चलें मेरे साथ आगे, तो हम उसके साथ चल पड़ते हैं। तो जब आप इस तरह काम करते हैं तो आपको लगता है कि आपका अपना मसला है, आपकी अपनी कॉज़ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि ये अगर हम नहीं करेंगे, हमारे पास चॉइस है कि हम ये काम ना करें और हम कोई और काम कर लें, या वकालत भी कोई और नेचर की कर लें, या हम पाकिस्तान में ना रहें, हम बाहर चले जाएं। और बहुत सारे लोग अब तजवीज़ देते हैं कि आप बाहर चले जाएं और ये कर लें। तो मुझे लगता है अगर हम इस काम के अलावा कुछ भी और करेंगे तो हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। हम्म। हम रात को नहीं सोएंगे सुकून से, और हमें लगेगा कि हमें शायद किसी मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया था और हम वो मकसद अदा नहीं कर रहे, हम गद्दारी कर रहे हैं अपने अपने आप से, अपने ज़मीर के साथ। तो उस सेंस में तो ये कॉजेज़ हैं हमारी, हमें इन कॉजेज़ को लेके जाना है। चाहे वो ब्लेसिंग विक्टिम्स गैंग हो, ब्लेसिंग बिजनेस गैंग के विक्टिम्स हों, चाहे वो रेडी बहन हो, चाहे मिसिंग पर्सनस हो, चाहे वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हों जिनके साथ इस मुल्क में अब एक बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है, चाहे वो 27वीं अमेंडमेंट का इशू हो, चाहे वो किसी 5 जजेस को जो है वो मदाखलत करके काम से रोकने की बात हो। और वो उन जजेस की बात नहीं है, उनके चेहरों की बात नहीं है, बल्कि वो बात है उस असूल की। उन 5 चेहरों की जगह आप कोई भी और चेहरे लगा दें, कोई भी और जजेस हों। Yes. अगर उनमें आप से कोई भी हमारा रिश्तेदार नहीं कोई है, भी आपका कोई भी बिल्कुल रिलेटिव नहीं, नहीं है। देखें कोई किसी से ठीक है ना, उनमें से किसी के साथ आपने जब वो वकील थे तो काम किया था। नहीं, ना काम किया हुआ है, ना कोई और किसी किस्म का ताल्लुक है, ना कभी कोई हमारे ऐसे केसेस हैं उनके पास जिनमें हमें कोई फ़ायदा होता हो माली या रेपुटेशन का। तो बस यही आपके सामने है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए हादी, आप मैं अब बहुत स्पेसिफिकली आपकी ज़ात की बात करूँगा। आप ये जो लापता अफराद का मसला है, इशू टू इशू आते हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये क्या है? असद मैं इनिशियली मुझे लगता था कि शायद कोई ऐसे रोग एलिमेंट्स हैं। देखें पुलिस के अंदर भी ऐसे गैंग्स होते हैं जो लोगों को जो है वो भत्ता ले लेते हैं, या जराइम करवाते हैं, मुलजमान को छोड़ देते हैं, या पुलिस मुकाबले में लोग मार देते हैं, या प्राइवेट हुकूमत खाने रखते हैं। लेकिन इस मामले में शुरू में मुझे ये लगा आज से 4-5 साल पहले। बट अभी जब मैंने इन केसेस में हुआ ईमान के साथ और देखा और लोगों को मिले और लिटिगेशन हुई, अदालत में रवैये देखे, इन खुफिया इदारों के रिप्लाइज़ देखे अदालतों में जमा होते हुए, तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, और वो ये है कि ये रियासत एजेंसी की अपनी पॉलिसी है, ये इदारे की, पाकिस्तान फ़ौज की अपनी पॉलिसी है। और ये पॉलिसी यही है कि आपने 2 काम करने हैं। एक काम तो ये है कि आप ख़ुद रियासती एजेंसी होने के बावजूद अदालती निज़ाम पे भरोसा नहीं रखते, आप अदालती निज़ाम पे एतबार नहीं रखते, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास जब आप एतबार नहीं रखते और उस पे इन्हिसार नहीं करते किसी चीज़ के तदारुक के लिए, तो दूसरा आप क्या करते हैं कि फिर आप वो थ्रेशोल्ड मीट नहीं करना चाहते एविडेंस का। जब आप पुलिस होती है, या एफआई होती है, सीडीडी होती है, या आईएसआई हो, उनके लिए एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि ये थ्रेशोल्ड है, इस थ्रेशोल्ड पे एक चीज़ पूरी उतर रही है तो हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं अदालत में, या प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। वो उस थ्रेशोल्ड को भी टच नहीं करना चाहते। ये अपनी अपनी विम के ऊपर हो जाता है कि हमें ये लग रहा है, हमें ये लगता है कि इनके साथ ये मामला है तो इनको उठा लें और इनको सेफ हाउस में रखें, टॉर्चर करें। और जब आप सेफ हाउस में रखेंगे, लीगल कस्टडी या लीगल प्रोसेस में नहीं लाएंगे, तो फिर आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं, टॉर्चर भी कर सकते हैं, इनडेफिनेटली भी रख सकते हैं, टॉर्चर के दौरान मर जाए तो लाश भी फेंक सकते हैं मस्तशुदा। ये सारे काम आप कर सकते हैं। और फिर ये सारा करने के साथ चौथी चीज़ आप क्या करते हैं कि आप एक खौफ का माहौल बनाते हैं। आप एक माहौल बनाते हैं कि कोई मजाल ना करे क्रिटिसाइज़ करने की, बात करने की, तनकीद करने की, अपना हक मांगने की। करेगा तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट रूट है, कानून से ऑल्टरनेट भी है, और वो ये है कि हम आपको उठाएंगे, गायब करेंगे, टॉर्चर करेंगे, अकूबत खानों में रखेंगे, उसके बाद आपकी लाश फेंके ना फेंके जो करें। अब एक नया इकोनॉमिक टेररिज्म भी है कि आपके अकाउंट्स बंद कर देंगे, आपके कारोबार चलते हुए ठप करा देंगे। आप अगर किसी ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे आप लेट्स से शोबिज़ में हैं, या प्रेस में है, या मीडिया में है, तो आपकी नौकरी ख़त्म करा देंगे, आपको काम नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा ही अलार्मिंग है। और मिसिंग पर्सन्स के इशू के अंदर ये बड़ी वाज़ेह है कि अब ये इदारे की एक, हमेशा से इदारे की एक पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के पे अमल पैरा होके कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। इसी तरह से एक और आपने एक केस बड़ा हाई प्रोफाइल कंटेस्ट किया, और मैं वन मस्ट गिव यू क्रेडिट कि आप लोगों ने जो काम किया वो शायद पाकिस्तान में कोई करने की जरूरत ना करता।
वो था ये ब्लास्फेमी गैंग या राव अब्दुल रहीम वाला। इसने 450 से ज़्यादा माओं के बच्चे झूठे ब्लास्फेमी इल्ज़ामात लगाकर एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक पूरा पैटर्न है, इन्होंने इसमें फंसा दिए। और बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं इसमें कि इसमें ये एक धंधे की तरह इसको चलाते रहे। इसने लड़की रखी हुई थी, हनी ट्रैप करता था, पता नहीं इसका अपना क्या था मामला, बीच में बड़ा इसका मकरू किरदार था। लेकिन ब्लास्फेमी जहाँ पर इल्ज़ाम ही लग जाए पाकिस्तान में तो लोग उस पर ही डर जाते हैं। तो कोई जुर्रत ही नहीं करता था कि झूठे इल्ज़ामात को भी प्रोब करने की कोशिश करे कि यार ये तो हम पे ब्लास्फेमी लगा देंगे। बिल्कुल। ये कहाँ से आप तक आया और क्या आप लोगों का इसमें रहा, ज़रा ये भी तरह बताएं लोगों को। असद ये बात है 2023 के जुलाई या अगस्त की, 24 के, सॉरी, जुलाई या अगस्त की, जब हमें एक केस रेफ़र हुआ कि एक केमिकल इंजीनियर हैं अडियाला जेल में, 32 साल के, और वो पिछले लगभग 3 साल से जेल में हैं। और उन्होंने एक ख़त लिखा है इंग्लिश में, और बहुत दर्दनाक ख़त है। और उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे एक वकील मुहैया किया जाए प्रो बोनो जो फ़ीस ना ले, मेरे ऊपर ब्लास्फेमी का झूठा इल्ज़ाम है, ठीक है। और मैं साबित कर सकता हूँ कि इल्ज़ाम झूठा है, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है ब्लास्फेमी जैसे जुर्म से, मैं एक पक्का मुसलमान हूँ। तो हमें वो रेफ़र किया गया, हम चले गए पिंडी कचहरी में, अदालत में उनसे हैंडकफ से मुलाकात हुई। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप बख्शी खाने में जिस तरह बाकी कैदियों को मिलते हैं इनको मिल लें। तो हमने कहा ठीक है, तो वकालतनामा साइन करा लें, इनकी बात सुन लें। तो हम बख्शी खाने चले गए, मैं और ईमान। बख्शी खाना वो लॉकअप होता है अपना डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर। तो वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि ईमान नहीं जा सकती अंदर, मर्दों का बख्शी खाना है, तो आप चले जाएं अंदर, तो आपको इजाज़त है। और आप भी ये जो बस सामने खड़ी है, इस बस के अंदर है मुल्ज़मान, उसमें मिल लें, लॉकअप में नहीं है। बाकी मुल्ज़मान लॉकअप में थे, ये बस में थे। तो इनको अलग बाकी से, मुल्ज़मान के साथ जी रखा जी, ही नहीं गया बस नहीं में। नहीं, एक पार्क्ड बस के अंदर पुलिस की बंद थे। तो मैंने कहा इसकी वजह, उन्होंने कहा इनको सिक्योरिटी थ्रेट है, इनको बाकी कैदी या कोई और मार ना दे, इसलिए ये इनको, ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम का जी, खौफ होता है, खौफ है जी। तो वो बस में थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो वो मैं बस में चले गया अंदर, बाहर से उन्होंने बस लॉक कर दी। तो वहाँ 6-7 लड़के थे इसके अलावा। तो मैंने उनसे पूछा, हालत ये थी कि बस में आपको भेज के बस लॉक कर दी जी थी। जी, वो कहते हैं हमने लॉक करनी है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है, हम आपको मिला रहे हैं, ये भी बड़ा एहसान है, वरना आपको मिला ही ना यहाँ बस में। तो वो उन्होंने लॉक की, मैं अंदर मिला तो 6-7 लड़के थे। मैंने उनसे पूछा कि आपके अलावा ये 6-7 लड़के ये किस केस में है? तो उन्होंने कहा ये भी ब्लास्फेमी में है। तो मैंने कहा इन पे किसने केस किया? तो कहते इन पे भी उन्होंने किया जिन्होंने मेरे पे किया सर। और हमारी आप दरख्वास्त देखेंगे, कंप्लेंट, हमारी एफआईआर की नौयत देखेंगे, हमारे ऊपर इल्ज़ाम की नौयत देखें, हमारे पे जो तस्वीरें प्लांट की गई हैं ब्लास्फेमस, उनको देख लें, सब एक जैसा है, सब एक ही है। और ये 450 लड़के जो हैं, इनके मुद्दईयान वो 25 से 28 लोग ही हैं जो एक गैंग का हिस्सा है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ ये कहानी सुन के, और मैंने कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है। तो अभी मैं उनकी कहानी सुन रहा था, सबकी एक ही कहानी थी कि हमें एक लड़की ने बातचीत की हमारे से, हमें उसने कुछ लोगों को नौकरी के झांसे में फंसाया, कुछ लोगों को उसने अपनी ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स, एक्सप्लिसिट पिक्चर्स भेज के फंसाया, डेट पर बुला के पकड़ा। बट जो भी किया, बुलाकर उन्हें हनी ट्रैप करके, सब मुल्ज़मान की एक ही जी जी, वो तीन एक ही पैटर्न एक के ही लड़की बिल्कुल ट्रैप करती है, जी, डेट पर बुलाती है। बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल एक है, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस हैं। और ओके, वेरिएशन ये है कि वो 3 लड़की हैं जो ठीक नोन है, है। जैसे ठीक। कि एक ईमान नाम की लड़की है जिसका असल नाम बाद में कोमल इस्माइल पर चला, एक आयत नाम की लड़की, आयत कियानी, और एक मखदूमा नाम की लड़की है। ये 3 लड़कियां हैं जो कि बेशतर लड़कों ने बताया, और उनकी कुछ की स्क्रीनशॉट तस्वीर भी मौजूद हैं कि वो कौन लड़की है। उनकी चैट्स भी मौजूद हैं, उनकी बातचीत है। तो और दूसरी वेरिएशन ये है कि कुछ को नौकरी के साथ देके फंसाया गया, कुछ को डेट पर बुला के किसी रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी शॉप पे या किसी होटल के कमरे में बुला के पकड़ाया गया, और कुछ को जो है वो ऊबर क्रीम का झांसा दे के, कुछ को बैरून मुल्क मुस्तकिल सेटल करने का बहाना दे के बुलाया गया, लालच दे के। तो ये वेरिएशन है, मगर ओवरऑल पैटर्न एक है, क्योंकि ये इनिशियल चीज़ों के बाद एक कहानी हो जाती है। और वो कहानी ये है कि लाहौर में एक ख़ास टॉर्चर सेल है, वहाँ लेके जाके टॉर्चर करते हैं गैंग वाले, और फ़ोन लेके चीज़ें प्लांट करते हैं, फिर एफआईए के हवाले करते थे। इस्लामाबाद में एक G8 में ऑफिस है वकील साहब का, जो कि कहते हैं कि इन मुल्ज़मान के मुताबिक राव अब्दुल रहीम का ऑफिस है, वहाँ जाके टॉर्चर किया जाता है, फ़ोन लेके चीज़ें प्लांट की जाती हैं। और फिर पैसों की डिमांड जो है वो सबसे एक कंसिस्टेंट इल्ज़ाम है जो सबसे किया जाता है। कुछ लोगों से करोड़ों रुपए मांगे जाते थे, और जिन्होंने करोड़ों दे दिए असद, उनको तो ना आज तक पर्चे में डाला गया, ना चालान बनाया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। और इसलिए उनका नाम कहीं नहीं है,
मुझे ज़ाती मुलाकात में 2 से 3 फैमिलीज़ ने बताया कि उन्होंने कुछ करोड़ रुपए दे के जान बचाई है, बट वो इस चीज़ का एतराफ़ कभी पब्लिकली नहीं करेंगे क्योंकि एतराफ़ करने का मतलब होगा कि वो माने कि उनके बच्चे पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम था और ये भी माने कि वो पैसे दे के इसमें से निकले हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि 450 लड़कों में गरीब तरीन तबके के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पैसे नहीं दे सके इस ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैपिंग में, तो इस वजह से इसलिए वो आज बाहर वो भी नहीं आए। इसलिए वो आज बाहर नहीं आए, वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। तो वो एक लड़के के साथ जब बस में मैं था, 6 7 लड़के थे, तो वहाँ एक लड़का था जो मुझे देख नहीं रहा था, देख किसी और डायरेक्शन में रहा था और मेरे से गुफ्तगू कर रहा था, मुझे कह रहा था हादी भाई मेरी बात सुने। तो मैंने उन लड़कों से पूछा ये मुझे देख क्यों नहीं रहा? तो उन्होंने कहा सर ये आपको देख नहीं रहा क्योंकि ये नाबीना है दोनों आंखों से। वो अपनी दोनों आंखों से 100% नाबीना है। और वो उसके ऊपर भी इल्जाम था कि उसने ब्लास्फेमी का उस मटेरियल बना के उस पे जी सोशल मीडिया पे उस फैलाया। पे इल्ज़ाम है कि उसने ये फ़ोटोशॉप तस्वीरें अपने फ़ोन में बनाई, व्हाट्सएप यूज़ किया, फेसबुक यूज़ किया और तस्वीरें भेजी। एक नाबीना शख्स पर इल्जाम है कि वो जी फोटोशॉप में नौज़बिल्ला ब्लास्फेमस जी फोटोज बनाता रहा। जी नाबीना है वो, लेकिन नाबीना फोटोशॉप यूज करता रहा, फोटोशॉप फिर वो व्हाट्सएप हाँ यूज करता रहा, फिर वो जी लोगों को फैलाता रहा। बिल्कुल। ये इस पे अब इसमें आगे सुने सबसे मज़े की बात कि एक तो वो नाबीना है और वो फ़ोटोशॉप करता रहा है व्हाट्सएप और फेसबुक पे, बट एफआईए के कागज़ों में अदालती रिकॉर्ड में जो फ़ोन उससे बरामद किया गया असद, जी। वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोन है बटनों वाला, जो कि स्मार्टफोन नहीं है, वो कंपैटिबल नहीं है विद एनी ऐप। वो दूसरा फोन है पुराने जमाने का जी जो वो जी बटनों वाला, जी जिसके ऊपर ना पिक्चर होती थी ना कुछ होता बिल्कुल था। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इस पे उसने ब्लास्फेमस इस स्टफ पे बना के उसने व्हाट्सएप और फेसबुक यूज़ किया है, ये एफआईए का इल्ज़ाम है और ये कागज़ों में है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि ये इस वक्त भी, ये आप देख सकते हैं एफआईआर 30/22 है, रावलपिंडी में ट्रायल चल रहा है, अभी भी अंडर ट्रायल है, 3 साल 2 महीने से वो कस्टडी में है और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है नाबीना मुलजिम पे कि उसने एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोन यूज़ करके उसके अंदर व्हाट्सएप और फेसबुक यूज़ किया और उसके अंदर ब्लास्फेमस कंटेंट बना के भेजा है। नाबीना भी है वो दोनों आंखों से और फ़ोन भी ब्लैक एंड वाइट है, पर ट्रायल चल रहा है। और एक तो ऐसा केस भी था कि जो मुलजिम की गिरफ्तारी से 9 दिन पहले उसका जी जी मोबाइल का बिल्कुल। फोरेंसिक भी हो गया। हर दूसरे केस में कोई ऐसा होशरुबा इंकशाफ होता है। ये साकिब शम्स का केस है इस्लामाबाद में जी। और उसके अंदर जब हमने बेल फाइल की तो आर्ग्यू की और बताया कि बज़ाहिर अगर आप इस केस को देखें तो इस मुलजिम से एफआईए के मुताबिक 106 सफ़ात पर मुश्तमिल फोरेंसिक रिपोर्ट एफआईए ने जमा कराई है कि इस मुलजिम का जो ब्लास्फेमस कंटेंट है वो 106 सफ़ों पे मुश्तमिल है। बट जब आप उस फोरेंसिक रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो रिपोर्ट बनाने की तारीख़ है, उस तारीख़ को अगर आप मैच करें फ़र्द मजबूतगी से या सीजर मेमो से, जब इस मुलजिम को गिरफ़्तार करके फ़ोन इससे कब्ज़े में ले लिया गया, तो उनमें 9 दिन का फ़र्क है। यानी कि जिस दिन फोरेंसिक की रिपोर्ट बनी है उसके 9 दिन बाद ये मुलजिम गिरफ़्तार हुआ है और फ़ोन कब्ज़े में आया है, बट कहने को वो फोरेंसिक रिपोर्ट फ़ोन की बनाई गई है 106 सफ़े की, जिस वक्त एफआईए के पास फ़ोन नहीं था, मुलजिम भी नहीं था। तो आप क्रेडिबिलिटी देख लें एफआईए की लैब की, एनसीसीआई की लैब की, कि वो रिपोर्टें कहाँ से बना रहे हैं ब्लास्फेमस कंटेंट की, जब फ़ोन और मुलजिम नहीं होता। और कई केसेस में तो ऐसा ट्रायल हुआ हुआ है कि वो मुलजमान के पास वकील नहीं था, जी जो कहा गया कि उनका सरकारी वकील हमने करके उनका ट्रायल करवा लिया है, वो बिल्कुल सरकारी वकील कहते हैं हम तो भाई इस केस में पेश ही नहीं हुए। बिल्कुल ऐसे। ये भी इस्लामाबाद में ट्रायल चल रहा था और इसमें जब हम पेश हुए तो हमने वकालतनामा दिया, तो हमें कहा गया कि आप इसके अंदर सिर्फ 342 जो कि सेकंड लास्ट स्टेज होती है, इसके बाद सिर्फ बहस हो सकती है फाइनल, 342 का सवालनामा भर के दें और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करें। तो हमने उनसे पूछा कि जज साहब इसमें कौन था पहले वकील, इसमें तो कभी मुलजिम कहता है मैंने आज तक वकील ही नहीं किया, मैं पैसे अफोर्ड नहीं करता, हम भी फ्री कर रहे हैं उसका केस, तो पहले कौन वकील था जिसको किया है? तो उन्होंने कहा मैंने स्टेट काउंसिल सरकारी वकील मुतय्यन करके ये सारी जिरा और क्रॉस एग्जामिनेशन करा दी है। तो मैंने कहा अच्छा चले मैं क्रॉस पढ़ लेता हूँ ताकि मुझे हेल्प हो 342 के सवालनामे भरने में। तो जब मैंने क्रॉस पढ़ी तो वो क्रॉस किसी भी मेयार पर नहीं उतरती थी, उसमें मुलजिम की बेगुनाही साबित करने के लिए सवालात नहीं किए गए थे। उसके अंदर मुलजिम के कुछ विटनेसेस को गिव अप किया हुआ था और बाकियों से सरसरी सवाल किए हुए थे। तो मैंने नाम देखा तो एडवोकेट नबीला इरशाद हैं, हम अब इस केस के बाद उनसे दोस्ती हो गई है, बड़ी बासूल वकील हैं और बाहिम्मत हैं, आज़ाद कश्मीर ताल्लुक़ रखती हैं। उनका नाम लिखा हुआ था, तो मैंने उन्हें जो है रब्ता किया, उनसे नंबर लेके उन्हें बुलाया और कहा कि मैडम ये आपने ज़रा किया, ये आपने क्या लिखा है इसके अंदर, ये तो अच्छी सवाल नहीं किया आपने गवाहों पर। तो उन्होंने कहा कि हादी साहब मैं इसके अंदर कभी भी सरकारी वकील मुतय्यन नहीं हुई और ना ही मैंने ये सवाल किए हैं। उनके नाम से जरा जी झूठी जरा बना दी गई उनके थी। नाम झूठी जरा बना के फाइल में लगाई हुई थी और अभी हम 342 के सवालनामा करके फाइनल आर्गुमेंट के सजा देने लगे थे कोर्ट से। तो एक इंसान को आप उसकी जिंदगी लेने जा रहे हैं, जी उसको सजाए मौत देने जा रहे हैं, डेफिनेटली उसकी झूठी जरा बना के। अनरिप्रेजेंटेड, उस स्टेज तक वो मुलजिम अनरिप्रेजेंटेड था। ठीक। तो वो जब हमने देखा तो उन फिर मैडम नबीला इरशाद जो है बड़ी बाहिम्मत है, अल्लाह उनको अजर दे, कि वो अदालत में आई और उन्होंने आके जज साहब को कहा ट्रायल कोर्ट को
कि ये मेरे नाम से जरा किसने किया है। जब मैं कौन से इसमें जज साहब? ये अफजल मुजोका साहब थे। उसमें फिर वो फैमिली उनके खिलाफ गई, एमआईटी गई। एमआईटी को ये सारी बात बताई गई, एफिडेविट भी दिया गया वकील साहिबा का कि मैं इसमें सरकारी वकील नहीं हूँ, ये जरा किसने किया। और ये आज तक अनरिप्रेजेंटेड है, किसी का वकालतनामा नहीं जमा हुआ। तो फिर एमआईटी ने जो है वो अपने फ़ैसले की रोशनी में सारे ब्लास्फेमी के केसेस मोहम्मद अफजल मुजोका साहब से लेकर बाकी 2 जज साहबान को दे दिए, और अब वो जज साहबान उन केसेस को देख रहे हैं। बट ये है इस मुल्क में ब्लास्फेमी केसेस की हकीकत कि आप सिर्फ इल्ज़ाम लगाएं, सच्चा झूठा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप इल्ज़ाम लगाएं। और फिर आप देखें, जिस तरह मलिक रियाज कहता था मैं फ़ाइल में पैसे लगाता हूँ तो खुद चलती है ना, तो उस तरह टायर ही लग जाते हैं। फौजदारी निज़ाम में आप ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान में तो फ़ाइलें खुद चलती हैं। इल्ज़ाम सच्चा झूठा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, सज़ाए मौत गारंटीड है जी ट्रायल कोर्ट से। तो हादी इतना सेंसिटिव केस था, इस पे तो बड़ा वो प्रेशर होता होगा, था प्रेशर? असद प्रेशर उस सेंस में है कि अब शुरू में तो हमें कैंसिल किया गया, हमें तो हमारे जो वकला साथी थे वो भी डिस्करेज करते थे और कहते थे आप क्या कर रहे हैं, अपना ईमान बचाएं और आप मुसलमान हैं। और मेरी हिस्ट्री है कि मैं तो बचपन से नात कॉम्पिटिशन में बहुत जो है ना भरपूर हिस्सा लेता हूँ, जीतता था कॉम्पिटिशन में, मशहूर हूँ मुल्तान में अपनी नात खानी के लिए। तो मुझे ख़ास तौर पे क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि ये आप क्या कर रहे हैं, किस तरफ से कहाँ आ गए हैं आप। तो मैं बता बता के लोगों को थक रहा था कि ये झूठे कि केसेस ये हैं भाई। झूठे केसेस हैं। मुझे तो मेरे रसूल ने यही सिखाया हम्म, कि किसी बेगुनाह की जान अगर कोई ले रहा है तो पूरी आपने खड़े इंसानियत होकर की जान दिफा बचाओ। करना है, आपने दिफा करना है। और इसमें तो खैर गैर मुस्लिम मुस्लिम का फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये बच्चे जो हैं ये 99% मुसलमान हैं बच्चे। एक हाफिज़ कुरान है बच्चा जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। आप देखें कि एक शख्स जिसके दिल में कुरान महफूज है, ज़ुबानी याद है उसे, उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी डीलर गैंग का मेंबर जो है वो इल्ज़ाम लगा देता है कि तुमने ब्लास्फेमी किया। कोई सबूत नहीं मैं दूंगा, बस मैंने कह दिया तुमने ब्लास्फेमी किया, तुम्हें सज़ाए मौत होगी, करोड़ रुपया दो मुझे वरना तुम गए। ये हमारे अदालती निज़ाम का भी आप देख लें कि अब जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसे जजेस मौजूद हैं जिन्होंने हिम्मत की। सरदार एजाज साग साहब को जितना क्रेडिट दें इस पे कम है, अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, वही दे सकता है इसका अजर। क्योंकि इस रियासत ने इन लोगों को भेड़ बकरियों के सामने जो है वो भेड़ बकरियों की तरह भेड़ियों के सामने फेंक दिया कि जो मर्ज़ी सलूक करो हमारे लोगों के साथ, अदालती निज़ाम को इस्तेमाल करो। इस सारे गैंग की कार्रवाई के अंदर इन बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ है असद, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। कि आप देखें कि पहले जो नारा था कि सर तन से जुदा हम कर देंगे, हम जाके मार देंगे बंदे को, अब वो इतने दीदा दिलेरी है कि वो कहते हैं कि हम अदालती निज़ाम को इस्तेमाल करके तुम्हें मौत के घाट उतारेंगे, हम अदालती निज़ाम को मिसयूज़ करके, स्टेट मशीनरी को यूज़ करके तुम्हें सज़ाए मौत दिलवाएंगे झूठे इल्ज़ाम के अंदर, कोई हमें रोक नहीं सकता। तो ये बहुत अलार्मिंग था। बट उसके बाद जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, जब सरदार साहब की लाइफ प्रोसीडिंग्स चली, इन केसेस की हकीकत खुली, अब उनको बेल अल्लाह का शुक्र है कि ग्रांट हो रही हैं। और पिछले दिनों एक इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट जो है उसने एक मुलजिम को बरी भी कर दिया है इस एक केस के अंदर, क्योंकि वो ऑब्वियसली क्योंकि वो थ्रेशोल्ड मीट नहीं करता है एविडेंस, वो चीज़ें मौजूद नहीं है फाइल के अंदर जिनकी बुनियाद पे कैपिटल पनिशमेंट दी जाए। और ये सालों से बच्चे जेलों में थे, जी जी, तीन तीन कोई साढ़े तीन तीन पुरसाने साल हाल से। नहीं था, लेकिन आप लोग जब खड़े हुए उनकी हकीकत बेनकाब की तो उसके बाद ब- फिर ब- अदालत भी आहिस्ता आहिस्ता मुआवजा तरवीज। है असद, मुझे नहीं लगता कि हम इस काबिल हैं कि हम कुछ कर सकते। ये मुआवजा ही है मेरा ख्याल से। वो 450 बच्चा यहाँ अडियाला या 750 बच्चा पूरे पाकिस्तान में जो उस गैंग का विक्टिम बना, उनकी माओं की दुआएं हैं, क्योंकि वो माएँ तो 3.5 सालों में एक रात भी सुकून से नहीं सोई। वो माएँ तो रो रो के उनकी आंखों का पानी खुश्क हो गया है, वो अब उनके आंसू नहीं रह गए आंखों में। जिस माँ की गोद से आप उसका जवान बच्चा खींच कर ले जाएं और और भी कहें झूठे कि इल्जाम में। इल्ज़ाम भी इस नौयत का लगाएंगे कि इस मोहल्ले में भी कोई तुम्हें सलाम नहीं करेगा, पैसे दो हमें, वरना तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी आंखों के सामने झूठे इल्ज़ाम में सज़ाए मौत करवाएंगे। तो उन माँ बाप की जो मुफलसी थी, उनकी जो बेबसी थी, उनकी जो आहो पुकार थी इस रियासत से, इस अदालती निज़ाम से, इस माशरे से कि हमारे साथ इंसाफ करें, हमारे साथ ये इतना बड़ा जुल्म ना करें कि हमारे जिगर फट जाएं गम से। तो मेरे ख़्याल से उनकी दुआओं से और उनकी आहो पुकार से ही अल्लाह ताला ने जो है इनको निकाला उससे। हम तो वो अदना सी कोशिश ही कर सकते हैं जो हमने की। अच्छा, एक और भी बड़ा अहम आप लोगों ने मुकदमा जो बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक है, वो गरीब रेडी बान है इस्लामाबाद के, जो मुख्तलिफ जगह पे छोटे मोटे फूड स्टॉल लगाकर जी 500,000 रुपया कमाते हैं, जी अपने घर वालों की ज़िंदगी चलाते हैं, अपनी ज़िंदगी जी चलाते हैं। वो और जिस अंदाज में सीढ़ियाँ उनको उठा उठा के फेंक रही जी, होती है, यहाँ पे बड़े बड़े ताकतवर जितनी मर्जी जगह इंक्रोच कर बिल्कुल लें, ऐसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं। वो क्या केस था, ज़रा उसकी भी आप बिल्कुल बता। ऐसे है। उसमें देखें असद, उसमें जो एक मेन पहलू था वो एक क्लियर डिवीज़न है पाकिस्तानी सोसाइटी में कि अमीर और ताकतवर का पाकिस्तान एक और पाकिस्तान है,
और गरीब और जिसके रिसोर्सेज नहीं है, कॉन्टेक्ट्स नहीं है, जो लोअर तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसका पाकिस्तानी और है। और इसमें हमने बहुत ज़्यादा देखा कि ये जो ब्यूरोक्रेसी और ख़ास तौर पे जो नई खेप आ रही है सीएसएस की, अफसरान की, मैं सबका नहीं कहता बट मेजॉरिटी है। क्या ही बेहतर होता कि इनकी ट्रेनिंग और इनकी उसके अंदर ये डाला जाता करिकुलम में कि आपने लोगों से बात कैसे करनी है, आपने लोगों को मसावी हकूक़ के तौर पे और सबको उनकी ये नहीं देखना कि वो किस गाड़ी पे आए हैं, ये नहीं देखना वो कितनी जायदाद के मालिक हैं, ये नहीं देखना कि वो कितने पढ़े लिखे भी हैं, आपने ये नहीं देखना वो कितने अमीर हैं, आपने इंसानों को सबको इंसानों की तरह ट्रीट करना है। बट यहाँ पे भी इस्लामाबाद में जो ब्यूरोक्रेसी है, पूरे पाकिस्तान में भी बट उसी तरह इस्लामाबाद में भी, तो जो यहाँ पे एसीज़ हैं, डीसीज़ हैं, वो इन रेडी बानों को, मज़दूर तबके को इंसान नहीं समझते। उनके गर्दन में ऐसा सरिया है, वो ऐसा पाँव रखते हैं ज़मीन पे फ़िरौन की तरह कि उन्हें ये लगता जो है सीएसएस करके आते जी, हैं, जी, जी, हम जो ये सिविल सर्विस एकेडमी से इसमें ये हम बिल्कुल निकाल रहे हैं इसमें अफसरान। एक डॉक्टर अनम फ़ातिमा थीं, वो इंसान को इंसान नहीं समझती। वो इस तरह बात करती थी उन रेडी बानों के साथ। और अगर मैं चले जाऊँ या ईमान चली जाए या कोई और वकील साहब जाएँ या कोई और थोड़ा और इंसान जाए, तो उससे वो और तरह बात करती हैं। बट इन रेडी बानों से वो इस तरह बात करती हैं जैसे वो उनके मज़ारे हों। हालाँकि वो सरकार की कुर्सी पे बैठी हैं, वो इनके टैक्सों के पैसों से तनख्वाह लेती हैं, उन्होंने फैसिलिटेट करना है, कानून की अमल दरामद तो करनी है, बट ऐसे नहीं फ़ील कराना जैसे वो बाप हैं, मालिक हैं इस मुल्क की और ये बाकी सारे उनके किराएदार हैं। तो वो उनकी रेहड़ियाँ उठा के तोड़ देते हैं, उन्हें एक जायज़ कारोबार नहीं करने देते। उनके एहलकार जो सीडीए के एहलकार हैं, वो जाके उनसे भत्ता लेते हैं। वो जाके उनकी रेहड़ियों से बर्गर खाते हैं, जूस पीते हैं, कहते हैं हम पैसे नहीं देंगे, पैसे मांगोगे तो हम तुम्हें ऐसी की तैसी तुम्हारी फेर देंगे। यहाँ पे मसला ये है कि ये जो अंग्रेज़ साम्राज्य दे गया है इनको कुर्सियाँ और सरकार, इनको लगता है कि एक एसएचओ या एक जो है वो इंस्पेक्टर जो होता है वापडा का, या जो एक एसी के ऑफिस का इंस्पेक्टर होता है इन्फोर्समेंट का, वो कहता है मैं ही रियासत हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं बताऊँगा क्या करना है, मेरे ऊपर बादशाह सलामत बैठा है, इस वक्त मैं ही बादशाह सलामत हूँ। वो अपनी इंटरप्रिटेशन कानून की भी खुद करता है, वो अपनी मनमानी भी खुद करता है, और वो समझता है कि मेरी ताकत और मेरे जोम के आगे तो कोई ठहरेगा ही नहीं, अनलेस कि उसको अपने से ज़्यादा ताकतवर आगे टक्कर जाए, तो वो फिर सीधा हो जाता है। लेकिन इन लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादती करते थे। तो उसमें फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे भी दिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी अच्छी सरदार साहब ने एक बड़ी अच्छी जो है वो सरदार सरदार एजाज इजाज़त साहब ने, खान। उन्होंने कहा एसी साहिबा को, उन्होंने कहा कि ये वो लोग नहीं हैं जो आपके मेरी तरह ग्लोरिया जींस में जाके 1000 रुपए की कॉफ़ी पियेंगे। इन्होंने जब बर्गर लेना है तो इन्होंने चटनी दूसरी दफ़ा लेनी है उस रेडी से। आप इन्हें कह रही हैं, आप उस तबके को, क्योंकि सिर्फ उस तबके की बात नहीं है जो ये कारोबार करता है, ये उस तबके की बात है जो इस कारोबार का क्लाइंट भी है, जो इसका ग्राहक है। जो एक बुनियान आपको फुटपाथ पे बाहर मिलती है, अंदर दुकान में मिलती है 500 रुपए की, वो उसी दुकान के बाहर फुटपाथ पे जो रेडी है वहाँ 100 रुपए की मिलती है। बिल्कुल। और जिसने वो 100 रुपए की लेनी है वो बाहर से लेगा, वो 500 वाली नहीं लेगा। जिसने 500 की लेनी है वो बाहर से नहीं वो लेगा। सिर्फ रेडी बान नहीं, जो आम जो गरीब बिल्कुल, आदमी है, उसके लिए भी वो मुनासिब कीमत पे बिल्कुल, जो खरीदने की जगह है वो यही रेडी है। बिल्कुल वो ऐसे यहाँ ही। से अफोर्ड कर सकते हैं। आप सिर्फ एक रेडी बान का रिस्क बंद नहीं कर रहे, आप एक गरीब जो मुनासिब दामों पे बिल्कुल। अपने लिए ओढ़ना बिछोड़ना ले सकता है, खाना पीना कर सकता है, उससे भी आप रिस्क छीन रहे हैं। और ये असल एक लार्जर प्रिंसिपल है ना, और वो प्रिंसिपल ये है कि अमीर मुल्क जो है, जो अशराफिया है इस मुल्क की, जिसका कुत्ता भी डॉग फूड खाता है इतने पैसों का कि गरीब का बच्चा नहीं खाना खाता उतने पैसों का, उसके लिए ये आयसोर है कि एक रेडी खड़ी है फुटपाथ के ऊपर चीज़ें बेच रही है, उसकी प्रायोरिटी तो ये है। लेकिन क्योंकि वही हर चीज़ पे काबिज़ है, हर जो फैसला साजी पे काबिज़ है, पार्लियामेंट पे काबिज़ है, ख़ानदान अदालतों में काबिज़ हैं जजेस और उनके बच्चे और वो ख़ानदान, और आपके पास जितने पैसे हैं आप उतना अच्छा बाहर से पढ़ के आएंगे और उतने चांसेस हैं कि आप एलिवेट होके कहीं जज लग जाएंगे। आप क्योंकि एक सीएसएस करते 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 एमएनएज एमपी की बेटे जो हैं वो पढ़ा के जो है वो बनेंगे अफसर, तो वडेरे हैं, अमीर हैं, बड़ी गाड़ी, जो सारा चीज़ आप लोगों की फैसला साजी आप अपने लिए करते हैं। इनके लिए फैसला साजी कौन करेगा? इनको रिप्रेजेंट कौन करेगा? इन रेडी बानों को, जिन्होंने ये टेंशन है कि महीने के एंड में बिजली का बिल भरना है तो वो कहाँ से आएगा? ये जिनको टेंशन है कि यार बच्चों की इस साल किताबें और लिए हैं बस्ते, तो अगले साल किताबें बस्ते नहीं लेने, ये चलाने हैं 2 साल अब। इनके लिए फैसला साजी कौन करेगा? तो इनकी प्रायोरिटी तो दिमाग में थी नहीं कभी। आपको तो अपने लिए, अमीर शहर जो है वो गुजर रहा है वहाँ से अपनी पराडों में, तो उसको जो है वो नागवार गुजरता है, उसके लिए आयसोर है कि एक रेडी लगी हुई है सेब की। एक पश्तून भाई हमारा वहाँ पे अगर सेब बेच रहा है, या एक पंजाबी भाई हमारा जनूबी पंजाब से आके वहाँ सेब भेज रहा है, तो आपको जो है वो बुरा लगता है, तो आप कहते हैं तबाह कर दो, उड़ा दो इसको, मेरी गाड़ी यहाँ से घुमा के ज़रा गोल चक्कर काट के घुमा करे उसको, जो है ना हलल ना हो बीच में कोई। ये मसाइल हैं इनके। मतलब ये एक एलीट अप्रोच है। अच्छा हादी, इस सब के साथ आप ये
सब कुछ काम करते हैं, लेकिन जब ये सब आप हालात देखते हैं कि जिस तरह हमारी रियासत एक आम आदमी को देखती है और जो उसके साथ सलूक करती है, डिप्रेशन होता है, अफसोस होता है केसेस में, अगर लापता अफराद के केसेस में बावजूद इसके अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, FIRs नहीं कट रही होती। बतौर लॉयर, और एक ऐसा लॉयर जो इंसानी हकूक़ का काम करता है, उसके लिए ये कितना डिप्रेसिंग होता है बतौर इंसान। जब बैठता है वो सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कोई उम्मीद है नहीं है। असद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, और मैं अपने आप को किसी किस्म का कोई लीडर तो नहीं समझता, ना ही हम अपने आप को कोई ऐसा हीरो समझते हैं। आपकी रनवाजी है कि आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है हम एक फ़र्ज़ है, जो काम है वो कर रहे हैं। बट मैं उनकी जो है वो तो नहीं करता नुमाइंदगी, बट मैं यंग लोगों से बहुत मिलता हूँ। मैंने 6 साल टीचिंग भी की, और उसके अलावा भी मैं अब कचहरी में होता हूँ, तो मैं यंग वकला के साथ बहुत ज़्यादा बैठता हूँ। जो बच्चे, जो नए भाई हमारे बहनें जो अभी अभी आ रहे हैं प्रोफेशन में, या जो कुछ अरसे से कर रहे हैं, तो हर लेवल के ऊपर वो हमारी ग्रास रूट से लेके ऊपर तक, फिर हम उन लोअर तबके में बैठते हैं, और फिर हमें एलीट तबके में बैठने का मौका मिलता है। तो मैं आपको बताऊं कि इस हद तक मायूसी है, और सिर्फ मायूसी नहीं है, इस हद तक गुस्सा है। और वो गुस्सा और वो फ्रस्ट्रेशन जो है, वो पानी यहाँ तक आ चुका है। 27वीं आइनी तरमीम, पहले 26वीं के बाद अब 27वीं की जो आप चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि आइन को किस तरह से तरमीम नहीं, उसकी तदफीन कर दी गई है। पाकिस्तान के आइनी ढांचे को तब्दील कर दिया गया है मुकम्मल तौर पे, एक ताकतवर हल्के के लिए। तो वो सारा कुछ जो अब लोग बातें कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, मुझे तो कभी कभार ख़ुद तो मायूसी फ्रस्ट्रेशन होती है, और मैं अक्सर उसका इजहार नहीं करता। लेकिन लोगों की बातें सुन के मुझे खौफ भी आता है कि ये मुल्क जिस तरफ या जिस राह पे गामजन है, वो इतनी ख़तरनाक है, और वो इतनी एक्सप्लोसिव है, इतनी वॉलेटाइल है, कि वो जिस दिन वो लावा फटेगा, हम उस दिन को बहुत पछताएंगे, और हम अपनी गलतियां बैठ के याद करेंगे कि इस मुल्क के बड़ों ने, इस मुल्क के ताकतवर हलकों ने किस किस मोड़ पे क्या क्या काम किया, जिसका खमियाजा हम आज भुगतेंगे, जिसके खमियाजे के बाद इस मुल्क में शायद खून की नहरें बहें, और शायद ऐसा इररिपेरेबल लॉस हो बांग्लादेश की तरह, कि हम उसका खमियाजा जो है हम उसको रिपेयर ना कर सकें, हम उसको दुरुस्त ना फरमा सकें, और फिर हम हाथ ही मसलते रह जाएंगे कि हमने क्या किया। क्योंकि यंग लोग अब ये समझते हैं, यंग बच्चे भी ये समझते हैं कि इस मुल्क में अब कुछ नहीं है, इस मुल्क में रहने का फ्यूचर नहीं है। अगर आप निकल सकते हैं, भाग सकते हैं, तो भाग जाएं। जो यहाँ हैं, यहाँ रहते हैं, या नहीं निकल सकते, उनको ये सिखाया पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से तरक्की की राह कौन सी है, कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता है, कौन सा ऐसा रास्ता है अपने ज़मीर को मार के वो काम करने का कि आप तरक्की करेंगे। तो उस सेंस में तो बहुत मायूसी है, लेकिन फिर अंदर से एक वो आवाज़ भी है, और वो उम्मीद भी है लोगों से, कि हम सब इकट्ठे होकर जब एक बात करेंगे, हम सब जब तहैया कर लेंगे कि हमने ऐसे नहीं रहना, तो शायद हम चीज़ें तब्दील भी कर लें। आपको पाकिस्तान की आला अदलिया ने खुसूसन 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और अब तो 27वीं से एक उनकी अपनी हम्म अदालत और बनने जा रही है, कोई इंसाफ की उम्मीद रहेगी इस अदलिया से कि ये इंसाफ करेगी, एक आम आदमी के लिए कुछ करेगी, उसके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़? असल नहीं, देखें, इंसाफ तो ख़त्म हो गया। अगर देखें, हेबियस एक बड़ा सिंपल मैटर होता था। हेबियस कॉर्पस की पिटिशन जो है, वो मैग्ना कार्टा के दौर से अंग्रेज़ उससे लेके हमने, उसमें कहते हैं कि आप सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी अगर लिख के उसको दे दें, और छुट्टी वाले दिन भी दे दें, और एक जज अपने लॉन में बैठा हो, छुट्टी वाले दिन चाय पी रहा हो, तो वहीं पे सिगरेट की अगर डब्बी कोई पे शख्स लापता हो जाए। लापता हो जाए, तो वो उस सिगरेट की डब्बी पे देखेगा कि हेबियस कॉर्पस की पिटिशन है, वो एक डायरेक्शन इशू कर देगा कि रियासती इदारे इस शख्स को, जिसके लवाहिकीन उसके वकला मेरे सामने खड़े हैं, इस शख्स को मेरे सामने पेश कर दें अगले कुछ घंटों में, ताकि मैं फ़ैसला कर लूँ कि क्या ये आपके पास लीगल कस्टडी में है, क्या ये खुद छुपा हुआ है, क्या ये अगवा हो चुका है, या ये क्या था। बड़ा सिंपल मैटर होता है। आज हम उस दाने पे खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जानी जाती थी इन फैसलों की वजह से, वो जानी जाती थी, रोल मॉडल थी, कि वो शहरियों को लापता नहीं होने दे रही, वो शहरियों को कोई जंगल का कानून नहीं है, बदमाशी नहीं है, अकूबत खाने नहीं चल रहे, वो जानी जाती थी। आज हम इस धारणे पे खड़े हैं असद, कि आप अगर हेबियस कॉर्पस की पिटिशन करते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन लग जाएंगे, वो फिक्स नहीं होगी। अगर वो फिक्स होगी, तो पहले दिन नोटिस होकर उसमें हफ्ते 10 दिन 15 दिन की पेशी हो जाएगी। 15 दिन की पेशी के बाद आए हुए, तो उसके बाद आप देखेंगे अदालत का रवैया, कि अदालतें सिर्फ और सिर्फ कवर देने के लिए बैठी हैं। अब ऐसा लगता है कि वो
ताकतें जो लोगों को जबरी गुमशुदा कर रही थीं, उन्होंने अदालतें खोली हुई हैं कि ये लोग कहीं और शोर ना मचाएं, अदालतों में आएँ और अदालतें फिर उसको मैनूवर करें कि कितने हद तक रखना है। आपने 6 महीने रखना है तो अदालतें 6 महीने लटकाएँ मैटर को, 3 महीने रखना है 3 महीने लटका लेंगी। अगर आपने 10 साल रखना है तो अदालतें 10 साल का इंतज़ाम भी करके देंगी आपको, कि रियासती एजेंसियों को कोई पूछ-गुछ ना हो और लीगल कवर मिल जाए और कोई बात कहीं जा ना सके, कोई शोर ना मच सके और मामला वहीं का वहीं घूमता रहे। अब ये इस वक़्त ये निज़ाम है। मतलब आप कह रहे हैं पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त तमाम गैर कानूनी, गैर आइनी और इंसानियत के खिलाफ होने वाले जो जराइम हैं एजेंसियों के, जी, उनको कवर फराहम करने और उनके बिल्कुल। दिफा के लिए अब मौजूद हैं, अब वो इंसाफ के लिए मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल ऐसे अदालतें कंप्लेसेंट हैं और मैं तो कहूँगा कि ये क्योंकि आप रियासती एजेंसियाँ भी इस मुल्क की एजेंसियाँ ही हैं, लेकिन अगर आपके प्यारे गुमशुदा हो गए हैं, रियासती एजेंसियाँ ले गई हैं या कत्ल हो गए हैं और आप उनके किसी भी मामले में आप इंसाफ लेने आए हैं, तो अदालतें जो आपके साथ कर रही हैं, आपने अपने प्यारों का खून या अपने प्यारों की गुमशुदगी अदालतों के हाथों पे तलाश करनी है, क्योंकि इनका काम था। इनको इस काम के लिए बिठाया गया था, इन्होंने उसका ऑपोज़िट किया, एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट किया। पुलिस ये काम पिछले 20 साल से कर रही थी कि पुलिस पहले इन मामलात को कवर देती थी और वो आके कहते थे नहीं जी वो खुद गायब हो गया है जी, वो भाग गया है जी, वो जो है ना नॉर्थ एरियाज़ गया हुआ है, वो जी उसकी दुश्मनी थी, वो जी लड़की का मामला है, वो जी अफ़गानिस्तान में जहाद कर रहा है। इस तरह के भोंडे हथकंडे जो है वो पुलिस से कराए जाते थे। अब लगता है कि एसएचओज़ को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करा के अदालतों में बिठाया हुआ है और वो बैठ के हमें जो है ना अब टालम-टोल जजेस करते की हैं। हालत एसएचओ और वो बिल्कुल, बिल्कुल हैं, ऐसे है, सब इंस्पेक्टर के लेवल पे ले आए हैं। बिल्कुल ऐसे है। और अब तो उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी खत्म करके तो अब जो 27वीं आपके हाँ, सामने कर दी, तो अब तो अब तो कोई उनको दूसरी एसएचओ की तरह इधर ट्रांसफर भी करेंगे। ठीक है, बात ही नहीं है। जो एजेंसी के मामले को कवर नहीं देगा उसकी ट्रांसफर। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जो टाउट नहीं होगा उसकी ट्रांसफर। बिल्कुल ऐसे जो और आइन के साथ खड़ा होगा उसकी ट्रांसफर, जो अपने हेल्थ की पासदारी करेगा ट्रांसफर, जो आवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा उसकी ट्रांसफर। देखिए वो जो एस्टैब्लिशमेंट का हाँ, टाउट होगा वो वहाँ पे बैठेगा, उसको चीफ जस्टिस भी बनाएंगे। देखिए आपने आर्टिकल 6 भी ख़त्म कर दिया ना। आपने टेक्निकली 27वीं से तो आर्टिकल 6 ख़त्म कर हाँ, दिया। क्या अब कार्रवाई नहीं हो सकती। आप अब जो एक फ़ौजी आमिर आएगा, हमने मुशर्रफ को साए मौत, एक फ़ौजी आमिर को साए मौत दी हाँ, पाकिस्तानी अदालतों चाहे में। सिंबॉलिकली। अब आप दे के दिखाएँ। हाँ, अब आप चैलेंज करके दिखाएँ किसी फ़ौजी आमिर का कोई भी एडवेंचर। आज एक फ़ौजी आमिर उठ के खड़ा हो जाए और वो कहे कि मैं मालिक हूँ इस मुल्क का, जो मर्ज़ी करे, जब तक मर्ज़ी करे। कोई अदालत उसको ना रोक सकेगी वो काम करने से, ना अदालत में कटहरे में ला सकेगी। और तो और अब तो किसी को उठा के भी ले जाएंगे तो ये अदालत उसको रिहा नहीं करवाएगी। कुछ नहीं करेगी। ये तो टाउटों की अदलिया है। एनीवे, हादी की आपने गुफ्तगू सुनी, दिन परेशान आ रहे हैं आगे करने वाले, लेकिन एक बात हौसला अफजा है कि हादी जैसे लोग अभी भी खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, इस फील्ड में कम से कम आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं, आम आदमी के साथ खड़े हुए हैं। ये एक वाहिद हौसला है, लेकिन मसला ये है कि ये लोग भी बहुत गिने चुने हैं जो अब मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।